Hello, everybody. Good afternoon. Very, very good afternoon. कैसे हैं आप सब लोग? हेलो, हेलो, हेलो। नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का इस सेशन में। लेक्चर नंबर 2। आनंद, आभार। क्या बात है। हाँ जी। वेरी, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसा लग रहा है? नींद आ रही है या बहुत जोरों की नींद आ रही है? दोनों में से एक सिचुएशन होनी चाहिए। डेफिनेटली द टाइम इज लाइक दैट वे ओनली। या तो नींद आएगी या ज्यादा नींद आएगी। बिल्कुल भी नहीं। वाई इन दिस कोर्स टाइटल इट इज रिटन हिंदी, क्योंकि ये हिंदी में ले रहा हूं इसलिए। पूरा कोर्स हिंदी में है इसलिए टाइटल हिंदी में। बाकी के कोर्सेस मैंने इंग्लिश में लिए हैं। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार सर जी, नमस्कार। Notes in English, of course notes in will be in English. I'll not write Hindi. Whatever the PDF will be there, all those will be in English. राहुल जी, रैंक इम्प्रूवमेंट बैचेस यूजुअली तो आती है, लास्ट 2 साल से आई है। इस बार भी आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। सर, एज यू एडवाइज्ड डूइंग द सेम थिंग फॉर एवरी कोर्स, दैट्स गुड। रोज रोज पढ़ो, ज्यादा फायदा होगा, याद रहेंगी चीजें। सर, डीबीएमएस क्लास के बाद सो गया था, 2:20 पे मैं उठा हूं, क्या बात है, और लंच नहीं किया। My branch is not CS, but from past 15 days I decided to go get CS branch. Am I in dilemma? Is it wrong or right? Nikki, what is your branch? इतना खर्चा किया है तो रैंक इम्प्रूवमेंट भी कर ही लेते हैं, कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खर्चा आप ही का हुआ है, मेरा तो कुछ नहीं हुआ है। मैं खर्च हो रहा हूँ। गेट एकेडमी के भी अन अकेडमी में लेक्चर होने वाले हैं सौरभ जी, पता नहीं। देखो, गेट एकेडमी के स्टूडेंट जिन्होंने पेड कोर्स लिया है उन्हें अन अकेडमी का प्लस सेक्शन मिलेगा, दैट इज श्योर, विच आई गॉट टू नो। अन अकेडमी के स्टूडेंट्स को गेट एकेडमी का क्या मिलने वाला है, ये इसकी आइडिया अभी तक मुझे नहीं आई है। मे बी आपको 3 दिन में मिल जाए, क्योंकि मैं मंडे ट्यूसडे जो है टीम मीटिंग के लिए रहूंगा सारे एजुकेटर्स के साथ में और टॉप ऑफिशियल्स के साथ में। तो हो सकता है वहां से कुछ पता चल जाए। भेदभाव कुछ नहीं है, आपके पास ऑलरेडी इतना अच्छा कुछ है, और क्या चाहिए आपको। मैं हूं आप लोगों के साथ, फिर आप लोगों को टेंशन किस चीज की है। कोई अगर कमी है, परेशानी है तो मुझे बताओ, कमी पूरी करवाते हैं। है तो बताओ, डेफिनेटली इट इज ट्रू। ज्यादा टीचर और कंफ्यूजन होता है किसको फॉलो करें, एग्जैक्टली इसका क्रॉस क्वेश्चन बनता है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको लेक्चर के कंटेंट के लिए नॉल किसी चीज की अगर कमी आती है, डेफिनेटली मुझे बोलो। कोई भी अगर आपको परेशानी होती है कि सर कंप्यूटर साइंस में ऐसा ऐसा कमी है, तो मुझे बताओ। निकी, किसी ने कहा था सर मैं दूसरी ब्रांच से हूँ, लेक्चर कंप्यूटर साइंस में देना चाहता हूँ, आई डोंट नो। You can take it, there is no any harm in that. There are so many people switching their stream. Whom would you recommend for TOC and CD? देखिए, एक चीज बताता हूं मैं। हो सकता है मेरा समझने का तरीका और आपके समझने का तरीका अलग हो, है ना। तो अगर मैं किसी को फॉलो करूं, वहां से मेरे लेक्चर्स मुझे मजे नहीं आए, और आप किसी को फॉलो करो, वहां से आपको मजे आए, तो आपके पास है ऑप्शन है, 3 ऑप्शन बताता हूं मैं। ठीक है। पहला ऑप्शन है, या तो आप रेड्डी सर को फॉलो कर लीजिए, संचित सर को फॉलो कर लीजिए, या फिर आपको मल्लेशम देवसाने सर के लेक्चर भी मिलेंगे। ठीक है, वेंकट सर के लेक्चर भी है, बट फिर भी इन तीनों में से आप कोई भी देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो देखो हर किसी को, हर कोई जिनसे उन्होंने सीखा है वो बेस्ट लग रहा है। एक एक लेक्चर देख लो ना, पहले पहले लेक्चर में समझ में आ जाएगा नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हैं, क्वेश्चंस कितने हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए एक चीज जो मैं आप सब लोगों को बताऊंगा है ना, कि मेरे सारे लेक्चर्स में स्टार्टिंग के 5 मिनट ऐसी बातें ही रहेंगी ताकि मैं आप लोगों से पर्सनल कनेक्ट कर पाऊं। अगर आप YouTube के मेरे सेशंस देखोगे तो मेरे YouTube के 7 से 8 मिनट में किसी से बात नहीं करता शुरुआत के, नेवर, क्योंकि वो फिक्स है। मुझे अपनी डिटेल प्लस बाकी के सारे ऑप्शंस, प्रमोशंस एक्सेट्रा करने होते हैं। उसके बाद अगर तो मैं पढ़ाता हूँ, आई डोंट टॉक मच ओवर देयर, दैट्स इट। डाउट्स भी बहुत कम लेता हूँ, डिस्कशन भी बहुत कम करता हूँ। क्यों? क्योंकि यही तो आप सब लोगों का एडवांटेज है। तो अगर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड है ना, कोई कॉलेज से रिलेटेड कोई भी ऐसी छोटी छोटी परेशानियां होती है ना, तो लेक्चर के स्टार्टिंग में और लास्ट में जो है वो आप जो है बता सकते हो, है ना, ताकि आपको से ना पर्सनल कनेक्ट रहे। देयर आर सो मेनी पीपल जिनको मैं काफी टाइम से जानता हूँ, है ना, तो उन लोगों के साथ में आई एम कनेक्टेड सिंस लॉन्ग, मल्टीपल कोर्स विद मी। बट कुछ लोग हैं जो नए हैं, पहले मेरे साथ लाइव कभी कोर्स किया नहीं है जिन्होंने, तो उन लोगों के बारे में भी थोड़ा मुझे पता चलेगा, हु यू आर, हाउ यू आर, व्हाट यू डूइंग, व्हाट एग्जैक्टली योर स्टेटस एक्सेट्रा। दैट इज व्हाई स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट, लास्ट के 5 से 7 मिनट विल बी फॉर दिस। ये आप ही की, मेरे को कोई फायदा नहीं मिलने वाला, आप कोई मेरे को सैलरी का पार्ट नहीं दे दोगे कि दोगे, भूल जाओगे, मेरे को याद भी नहीं रखोगे। वैसे एक मैसेज आया था यस्टरडे, आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट, नाम है उसका कुश, और उस स्टूडेंट को एडमिशन मिला है आईआईटी मद्रास में। खुश, खुश नाम है, और ये बच्चे का अमेजोन में इंटर्नशिप लग गया है। लास्ट ईयर का अपना स्टूडेंट है, थर्ड ईयर थर्ड सेम में। मेरा पैरेलल कोर्स करना चलना ठीक है क्योंकि मैं ऑलरेडी थर्ड कोर्स ले लेकर चला हूँ। विशाल जी, 2 कोर्सेस आप पैरेलल में ले सकते हो, अगर नहीं तो आप एक कोर्स पैरेलल में और साथ में आप एक कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। कोडिंग प्रैक्टिस करते रहो 1 घंटा रोज। आपने जो रिवीजन के लिए स्ट्रेटेजी फॉलो किया है, बट दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत है आनंद जी? इतना टाइम नहीं मिलता? यू नो स्ट्राइवर, यू आर टॉकिंग अबाउट राज विक्रमादित्य। बिल्कुल, उन्होंने अनअकैडमी के लिए काम किया है। ही हैज वर्कड विद अनअकैडमी। डाउट ज्यादा आ रहे हैं तो अच्छा है ना आनंद, डाउट ज्यादा आ रहे हैं तो उससे फायदा है ना कि आपके डाउट कोर्स के पैरेलल में कवर हो जाएंगे। आप ये सोचो कि आज से 2 महीने बाद डाउट सॉल्व करने के लिए आपको कोई क्लास में नहीं मिला, तो फिर 2 महीने बाद अगर यही डाउट आया होता तो क्या करते? रिसेंटली फिनिश इन, ओके दैट्स गुड, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप ये समझो ना, सब्जेक्ट पढ़कर भूल गए, रिवाइज अभी करें कि नवंबर में? ओबेद जी, जितनी जल्दी हो सके कोर्सेज फिनिश करो, उसके बाद रिवीजन करना। मार्क्स भी नेगेटिव आ रहे हैं, जो पहले आता था अब वो कम आ रहे हैं। आनंद जी, मार्क्स नेगेटिव आने का चांस तब बनता है जब आप जो है आपको चीजें याद नहीं आ रही है, वो टच नहीं आ रहा है अभी तक, वो टच लौटाना पड़ेगा। व्हाट यू प्रिफर, हाई पेइंग जॉब और एमटेक विद आईआईटी आईएससी? स्टिल एमटेक विद आईआईटी आईएससी। हाई पेइंग जॉब you can get immediately after mtech from iit iisc also, but you cannot learn what you will learn in those 2 years in masters anywhere else in the world. During the work, so definitely you cannot learn. I'll tell you one thing which nobody knows. You know, when you enter into a particular company, you don't know how the work goes. So you follow the instructions of your seniors, immediate seniors, who are like on the architect level or senior software engineer level. They will tell you what to do, you will follow, and then you will learn. Then somehow after few years, you will reach to senior software engineer, then architect level, like that. But to reach to architect level, you'll have to learn a lot, that how exactly the domain, how exactly the
functionality works of your product, and for that you need to have a very great knowledge of the infrastructure. Let's say you are working in the cloud domain, so you need to know how the cloud structure works, cloud infrastructure works, architecture of different cloud structures, nodes, etc. Multiple things are there. Now you listen one thing, that to reach to that level where you will decide who will do what should be done and what should not be done. For that you need to have a very strong, very deep domain knowledge. Now you see, you will acquire domain knowledge during your learning. Very slow you will learn, just because you will work also. You will have work also to follow, and along with that, learning is very difficult. Now, if you go to for 2 years in your masters, two benefits. First benefit, definitely great learning of the courses and the theoretical basis of the learning of the domains. And the second thing is opportunity to sit in the placement of amazing companies which you cannot target directly easily. So after 4 years, 5 year, 10 year, when you will reach to that particular zone where you'll have to be on the position where you'll have to go for डिसीजन मेकिंग मीन्स किसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो फिर वो जो काम है वो बहुत मुश्किल, हर किसी से नहीं हो पाए, और उसके लिए फिर आप देखेंगे मैक्सिमम लोग जो है वो IIT IAS, मैक्सिमम लोग, हर कोई ऐसा जरूरी नहीं बट मैक्सिमम। अच्छा एक और चीज है, अभी मेरी वाइफ के ऑफिस में एक सीनियर डायरेक्टर है जो IIT से बीटेक है इलेक्ट्रिकल में, किसमें, इलेक्ट्रिकल में, बट उनका लॉजिक और उनकी लर्निंग जो है वो इतनी गजब है कि वो डायरेक्टर पोजीशन पे है सॉफ्टवेयर डोमेन। अब सोच लो आप, मिस एस इंटरप्ट लाइन आगे पढ़ेंगे जब काम आएगा, है ना। मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर में क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं बेटा, जब आएगा तब देखेंगे। रौनक आज ही स्टार्ट हुआ है और मैंने तो वैसे क्रिस्प स्टार्ट किया, बट ज्यादा आ रही है क्या आवाज? द ड्रिल इज टू मच बैड, बहुत ज्यादा। चलेगा, अच्छा ठीक है चलो। I have taken crisp, but still it is not working, I guess, much. Chal, anyway, let's start the session. Sir, with humble एक request थी, बोलो भाई। MAR MDR के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे कल मैंने बताया ही नहीं, कोई CPU रजिस्टर का डिस्कशन किया था क्या? किसी के बारे में भी बताया क्या इनमें से एक भी कि ये क्या है? फिर अभी एडवांस वाले क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो बेटा, है ना? जब आएगा तब देखेंगे, है ना। चलो स्टार्ट करें, अभी बहुत हो गई बातें। तो CPU रजिस्टर जो है, मैंने कल बताया था, छोटी छोटी मेमोरीज होती है CPU के अंदर, जिनकी हेल्प से हम, मतलब आपका CPU कंप्यूटर सिस्टम के साथ में मिलकर और पूरे सिस्टम के साथ मिलकर और प्रोसेस एग्जीक्यूशन करता है। जनरल प्रोसेस रजिस्टर्स होते हैं जो कि जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं जो कि जनरल पर्पस के लिए काम आते हैं। किसी भी जनरल डेटा को स्टोर करने के लिए GPRs होते हैं। फिर आता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर, इनका स्पेशल पर्पस है, ये सिर्फ उसी स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज में आते हैं। आई बात समझ में? ये एक डिवाइस है जिसको मैं कुछ चीजों के लिए जनरल पर्पस बोल सकता हूं, पर कुछ चीजों के लिए नहीं। ये स्पेशल पर्पस है, क्यों है? क्योंकि इससे मैं मोबाइल इंटरनेट चला सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ, फोटोग्राफ ले सकता हूँ, बट इससे सारी चीजें नहीं कर सकता, है ना। बट अगर आप एक बात कहें, ये है वाटर बॉटल, तो ये वाटर बॉटल सिर्फ और सिर्फ लिक्विड या जो भी कुछ है कैरी करने के लिए यूज में आ सकती है। इस पे बैठ के मैं ऑफिस नहीं जा सकता, है ना। सिमिलरली ये जो रजिस्टर्स हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही काम आएंगे, इनका और दूसरा कोई यूज नहीं हो सकता। मतलब आपने एक बार डिफाइन कर दिया कि एक्यूमुलेटर का ये काम है तो ये वही काम करेगा और कोई काम नहीं करेगा,
प्रोग्राम काउंटर का एक बार डिसाइड कर दिया कि ये यही काइंड ऑफ डेटा को स्टोर करके रखेगा, यही कंटेंट को स्टोर करके रखेगा, तो ये वही करेगा, फिर और दूसरा नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इट्स ऑल कि हर एक रजिस्टर का स्पेशल पर्पस है और वो पर्पस आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। I have taken the noise cancellation software, but still it is not working today. I don't know why. चलो अभी बेटर है। देखो रजिस्टर का काम क्या होता है, कल ही तो हमने देखा था। रजिस्टर का काम होता है छोटा छोटा डेटा को स्टोर करके रखना। जो सीपीयू के अंदर डेटा आता है उसको स्टोर करके रखना। सीपीयू के अंदर ढेर सारा डेटा आ सकता है ना। तो छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं रजिस्टर, सीपीयू के अंदर, जिसको स्टोर करने के लिए काम आता है क्या, रजिस्टर। कल ही तो हमने देखा था। ठीक है, अब ये रजिस्टर किस टाइप का कंटेंट स्टोर करके रखेगा, जनरल या स्पेशल। जनरल है तो जीपीआर, स्पेशल है तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर, है ना। अभी तो स्पेशल पर्पस भी तो सेम ही काम कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में बहुत सारी अलग अलग टाइप की बेडशीट्स होंगी ना, बट एक टाइप की बेडशीट ऐसी होगी जो तभी निकलती है जब आपके घर में बहुत बहुत खास कोई मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं। ऐसा क्यों, दोनों का काम तो सेम ही है ना। आपके घर में एग्जैक्टली आपके घर में स्पेशल क्रॉकरी होगी, क्रॉकरी तो क्रॉकरी है। फिर स्पेशल टाइप के बिस्किट होंगे जो आपको पता भी नहीं है, पता भी नहीं है कि है आप पूछ लो मम्मी से तो मना कर देगी, मम्मी है नहीं बिस्किट। बट जैसे ही कोई गेस्ट आया ना तो निकलते हैं, फिर आप बोलोगे है ये कहां से निकला, मेरे को तो पता ही नहीं था। मम्मी बोलेगी तेरे को पता होता तो ये निकलता, रहता घर में नहीं। तो देखो पर्पस अलग अलग है, कंटेंट चाहे दोनों स्टोर कर रहे हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर भी कंटेंट स्टोर करेगा, ये भी कंटेंट स्टोर करेगा, बट स्पेशल पर्पस रजिस्टर कुछ स्पेशल टाइप का ही कंटेंट स्टोर करेगा, ताकि वो अगर उस चीज की हम सीपीयू को जरूरत है कि मुझे यही वाला कंटेंट चाहिए, तो सीपीयू स्पेसिफिकली उस कंटेंट उस रजिस्टर पे जाके वो कंटेंट एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, अब ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स बहुत अलग अलग टाइप के हैं, कुछ बेसिक मैंने नाम यहाँ लिख रखे हैं, इनको हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलो पहला है एक्यूमुलेटर। अच्छा एक्यूमुलेटर के पहले मैं आपको एक चीज पूछूं कि एएलयू क्या होता है, ये पता है आपको। एएलयू एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है। एएलयू एएलयू एक ऐसा पार्ट है सीपीयू के अंदर जो कि परफॉर्म करता है एरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस। मतलब इसके अंदर ढेर सारे सर्किट्स हैं, बहुत सारे, जो आपको इससे करवाना है करवा सकते हो। आप एडिशन करवाना है तो भी करा सकते हो, सब्ट्रैक्शन कराना है तो भी करा सकते हो, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, कॉम्प्लीमेंट और एंड और एक्सऑर, एक्सनॉर, नॉट, ये सब आप उस एएलयू से करवा सकते हैं। अच्छा अब अगर एएलयू पे ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो एएलयू को इनपुट तो देना पड़ेगा ना, कि बिना ऐसे ही हवा में काम करेगा। मैंने बोला चलो एडिशन करके बताओ, तो आप बोलोगे सर किसका एडिशन, कुछ इनपुट तो दो, तो एडिशन करें। सिमिलरली एएलयू पे अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो अगर आप सर्किट डिजाइन की थोड़ा सा दिमाग सोचेंगे, तो मान लो ये है एएलयू। अब इस एएलयू में आपको कोई तो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कम से कम दो इनपुट तो दो सर, है ना। आई बात समझ में। तो ये एएलयू क्या करता है, एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म किस पे करेगा, इनपुट ऑपरेंड्स पे। आई थिंक आपको वर्ड ऑपरेंड तो पता ही होगा क्या होता है। तो इनपुट ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इस इनपुट ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सबसे पहले एक्यूमुलेटर नाम के रजिस्टर में स्टोर होता है। ये बेसिक काम है एक्यूमुलेटर, कि जब भी एएलयू क्या करता है, जनरेट रिजल्ट किसका, दो ऑपरेंड पे ऑपरेशन का, दो पे एक पे जैसे भी हो, अगर एएलयू ने रिजल्ट जनरेट किया है तो रिजल्ट सबसे पहले कहां जाएगा, वो जाएगा एक्यूमुलेटर। फिर एक्यूमुलेटर से जहां लेके जाना है वहां लेके जाएंगे। आई बात समझ में, इज दैट फाइन। अभी आगे बात करते हैं
यहां लिखा है इट इज यूज्ड, एक्यूमुलेटर इज यूज्ड टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ एएलयू। बट क्वेश्चन इज, ये दोनों कहां से आ रहे हैं सर? ये दोनों कहां से आए? ये दोनों कहां से आए? दो इनपुट आपने लिए तो लिए कहां से? हवा में तो आएंगे नहीं, कहीं से तो आएंगे। हाँ जी, अब कहां से आएंगे? अब ये जो दो इनपुट हैं सर्किट में अंदर जो आते हैं, या तो रैम से आते हैं या रजिस्टर से आते हैं। ये बेसिक सा रूल है सिस्टम का। यूजर तो पहले जब भी कॉपी करता है ना ऐसे, वो सबसे पहले रैम में जाती है वैल्यू। अगर यूजर डालेगा ना कोई भी वैल्यू, जैसे आप तो बोलते हो सर स्कैन एफ से हम एंटर कर सकते हैं, है ना? सी लैंग्वेज पता ही है ना बेटा? पता है ना? तो स्कैनएफ से जब आप एंटर करते हो ना, तो पहले वो रैम में कॉपी होती है वैल्यू ऑफ एक्स, जो भी आपने कॉपी किया है वो। फिर वहां रैम से वो सीपीयू के अंदर जाके और उसके बाद उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो कहीं ना कहीं इनपुट कहां से जाएगा? या तो रैम से जाएगा, या फिर रैम से पहले वो किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में गया और वहां से एएलयू तक पहुंचा। स्टेप बाय स्टेप काम होता है यहाँ पे, ऐसे डायरेक्टली डायरेक्टली कुछ काम नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये दो इनपुट कहां से आए सर? ये दो इनपुट या तो रैम मेमोरी से आएंगे या फिर किसी जनरल पर्पस रजिस्टर से आएंगे। अच्छी बात है, बट एक सीपीयू का डिजाइन थोड़ा अलग है। किसी साइंटिस्ट ने एक सीपीयू का डिजाइन ऐसे किया कि एक काम करो, जब भी कभी एएलयू में ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एक ऑपरेंड तो आप कहीं से भी लो, चाहे या तो जनरल पर्पस रजिस्टर से उठाओ या फिर आप मेमोरी से उठाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, मेमोरी मींस रैम, ओके। बट दूसरा आपको हमेशा एक्यूमुलेटर से ही लेना है, दूसरा वाला हमेशा एक्यूमुलेटर से ही लेना है। सो एक्चुअली ये पहला ऑपरेंड है, एक्यूमुलेटर से ही आएगा। दूसरा ऑपरेंड आप कहीं से भी ले लो, रिजल्ट तो आपको एक्यूमुलेटर में स्टोर करने का है। कुछ समझा नहीं? कोई बात नहीं, समझाएंगे। इस एक्यूमुलेटर में दूसरी इनपुट लाइन भी आएगी कहीं और से। कहने का मतलब ये है कि आप अगर एडिशन कराना चाहते हैं दो वैल्यूज का, और ऐसा कुछ सीपीयू का डिजाइन बनाया है कि एएलयू में दो इनपुट कहीं से भी आ सकते हैं, तो आप ऐसा कह सकते हो कि पहला इनपुट मैंने लिया रजिस्टर नंबर 1 से जनरल पर्पस वाले से, और दूसरा लिया रजिस्टर नंबर 2 जनरल पर्पस वाले से, दोनों को ऐड कराया और पहली बार एक्यूमुलेटर में रिजल्ट कॉपी हो जाएगा। उसके बाद जहां ले जाना चाहो तो वहां से ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप यहां कुछ करना चाहते हो, यहां सेम चीज यही करना चाहते हो, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आप R1 की वैल्यू डायरेक्टली, पहला इनपुट डायरेक्टली R1 से एएलयू में नहीं डाल सकते। कहां लाना पड़ेगा? इस एक्यूमुलेटर में लाना पड़ेगा। तो पहले एक्यूमुलेटर में R1 को लेके आओ, उसके बाद पहला इनपुट एक्यूमुलेटर से, दूसरा R2 से आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में जाएगा। ऐसा कुछ होगा। तो ये एक्यूमुलेटर का काम क्या है? कुछ सीपीयूज के लिए ये एक्यूमुलेटर वन ऑफ द इनपुट ऑपरेंड टू एएलयू भी स्टोर करता है, बाकी सबके लिए रिजल्ट ऑफ एएलयू तो स्टोर करता ही करता है। ये स्पेसिफिक काम है इसका, और एक्यूमुलेटर में यही होगा, ऐसा ही होगा, दैट इज फॉर श्योर। कुछ समझ पा रहे हो आप लोग क्या कह रहा हूं मैं? डेफिनेशन पढ़ो। यूज्ड टू स्टोर एएल रिजल्ट ऑफ एएलयू एंड समटाइम्स वन ऑफ द, ऑन नहीं है, वन है वो, वन ऑफ द इनपुट टू एएलयू। एक ही एक्यूमुलेटर रहता है। स्पेशल पर्पस रजिस्टर एक एक टाइप का एक ही रहेगा, एक से ज्यादा नहीं। ये स्पेशल पर्पस है। जैसे ट्विंकल एक ही है, आयुष एक ही है, विश्वदीप एक ही है, आनंद एक ही है, विशाल एक ही है। नाम दूसरों के दूसरे और हो सकते हैं, बट वो एक ही पर्सन है। ऐसा फिर दुनिया में दूसरा कोई पीस नहीं मिलेगा। तो एक्यूमुलेटर एक ही रहता है। इसका काम क्या है सीपीयू के अंदर? कि जो जो भी एएलयू से जनरेट। अच्छा, आप लोगों ने कभी आटा चक्की देखी है? गेहूं डालते हैं ऊपर से आटा आटा निकलता है, देखिए ना? कभी गए हो आटा आटा चक्की पे गेहूं लेके? आटा चक्की होती है, ऊपर ऐसे फनल टाइप बड़ा सा ये रहता है ना? उसमें ऐसे हाथ डाल के वो करता रहता है ये वो, है ना? फिर उसके बाद में ना यहाँ आटा चक्की में एक ऐसा पाइप होता है, और इस पाइप पे लगा रहता है कपड़ा।
रहता है ना, और उस कपड़े को ऐसे बार बार निकालता रहता है वो आटा वाले, आई मीन चक्की वाला, जो भी आप बोलते हो, चक्की वाले भैया। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो कपड़ा यहाँ लगा है ना, या ये जो वेसल है ना जिसमें पहले आटा आ रहा है आपका, ये है एक्यूमुलेटर। आपके पास अपना डब्बा है खुद का, जो आप चक्की पे लेके गए हो। आपने डब्बे से आपने सारे गेहूं, सारे व्हीट इधर डाल दिए हैं, ठीक है, चल रही है चक्की, बट डायरेक्टली आपके डब्बे में वो नहीं निकालता है आटा। पहले उसका अपना डब्बा यहाँ रखा रहता है, तो जो भी आटा आता है वो आप उस डब्बे में आता है पहले, फिर वहां से आपके डब्बे में कॉपी करता है। देखा है कभी ऐसा? तो चक्की से जो भी कोई आटा निकलेगा पहले उस कपड़े, और कपड़े के थ्रू उस डब्बे में जाएगा, उसके बाद ही आपके डब्बे में आएगा। तो ये जो डब्बा और ये कपड़ा है ना, ये है एक्यूमुलेटर। ये एक्यूमुलेटर है कि जब भी कभी एएलयू से रिजल्ट आया तो सबसे पहले एक्यूमुलेटर में ही आएगा, बट उसके बाद फिर आपको जहां ले जाना है वहां ले जाना। मतलब कि अगर मुझे इस रिजल्ट को R3 रजिस्टर पे लेके जाना है, तो मुझे फिर अलग से एक ऐसा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराना पड़ेगा कि एक्यूमुलेटर से रिजल्ट R3 पे पहुंच जाए। सही बात समझ में? जहां भी मुझे इस रिजल्ट को लेके जाना है, उस रिजल्ट को लेके चले जाएंगे। बट कुछ ऐसा भी कंप्यूटर सिस्टम है, कुछ ऐसा भी कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें कंप्यूटर की डिजाइन ऐसी है कि हम दोनों इनपुट को मेमोरी या रजिस्टर से नहीं लेंगे, एएलयू में एक ही को लेंगे बस। हम अलाउ नहीं करेंगे, पहले वाले इनपुट को तो हम एक्यूमुलेटर से ही लेके जाएंगे। ये रूल ऐसा बना दिया है। अब रूल ऐसा बना दिया है, एएलयू डिजाइन ऐसा है, सिस्टम डिजाइन ऐसा है, तो जब भी कभी दो ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो पहले ऑपरेंड को हमें एक्यूमुलेटर तक लाना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा ऑपरेंड आप वहां से लाके और एएलयू पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहां किया कि अगर मुझे R1 प्लस R2 करना था, पर R1 को डायरेक्टली मैं रजिस्टर से यहां नहीं भेज पाया, पहले उसको कॉपी कराया एक्यूमुलेटर में, उसके बाद में फिर एक्यूमुलेटर की वैल्यू यहां ली, और R2 की रजिस्टर की वैल्यू डायरेक्टली मैंने एएलयू तक भेजी और ऑपरेशन परफॉर्म किया। साइज ऑफ एक्यूमुलेटर वो सीपीयू टू सीपीयू डिपेंड करता है। एक वैल्यू रैम से भी आ सकती है, रजिस्टर से भी आ सकती है, दोनों में से कहीं से भी आ सकती है। ये यहाँ पे ऑप्शन है, या तो रैम से आएगी या जीपीआर से आएगी। जहां आपको लगता है नहीं यार ये वाला इनपुट रजिस्टर से लेना है तो रजिस्टर से, इस ऑपरेशन के लिए इनपुट मेमोरी से लेना है तो मेमोरी से। हम देखेंगे और सीखेंगे कैसे ये एक्चुअली रैम या रजिस्टर का डिसीजन कैसे आता है, वो भी देखेंगे लेटर ऑन। कैसे आई सेकेंड वैल्यू? सेकेंड वैल्यू एक्यूमुलेटर से तब आई जब मैं एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी वहां पे कॉपी करा दिया था ना। मैंने एक्यूमुलेटर में एक वैल्यू को रैम से या रजिस्टर से कॉपी करा है यहाँ, उसके बाद दूसरी वैल्यू यहाँ से आई। दो ही इनपुट लाइन होगी, बस दो ही लाइन होगी, दो से ज्यादा इनपुट लाइन की जरूरत ही नहीं है, दो से ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। एक्यूमुलेटर का काम समझ में आया? जी, ठीक है। ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, एक ही होता है और इसका काम यही होता है, और दूसरे काम के लिए इसको यूज नहीं करने का। जनरल पर्पस डेटा इसमें नहीं डाल सकते, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। अब ये इस एएलयू के इनपुट और जो भी मैंने यहां समझाया है, उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप के कंप्यूटर आर्किटेक्चर होते हैं। साइज ऑफ एवरी रजिस्टर इज 1 बिट, नहीं तुषार जी, एक रजिस्टर का साइज 1 बिट बहुत छोटा है। एक रजिस्टर का साइज एटलीस्ट 8 बिट का, या 16 बिट का, या 32 बिट, या 64 बिट, इस तरीके से होता है। हर एक रजिस्टर का साइज अलग हो सकता है। ओके, हर एक मतलब जो ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं, इनके साइजेस अलग अलग हो सकते हैं एक सिस्टम के लिए। जिसकी जो जरूरत, जिस तरीके की जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग उसका साइज डिसाइड होगा। हम्म, चलो, अभी समझो कि अभी मैंने आपको ना दो टाइप के आर्किटेक्चर बता दिए। सर पहले वाले से ही काम चल रहा था तो फिर कॉम्प्लेक्स डिजाइन क्यों? अगर आईफोन 13 भी अच्छा ही था तो आईफोन 14 क्यों? देखिए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग दुनिया के पार्ट में अलग अलग साइंटिस्ट ने ये सब चीजें बनाई, ठीक है।
different part of the world and different architectures based on their own understanding कि नहीं यार आज ये ठीक है ना, कल हो सकता है इससे बेहतर कुछ और नया डिजाइन आया हो, लैग आया मेरे कुछ। तो क्या कह रहा हूं, ये अलग अलग आर्किटेक्चर्स बनाए गए अलग अलग टाइम पे अलग अलग, कभी कभी शुरुआत में कुछ आया फिर बाद में लगा कि नहीं, बेहतर कुछ और हो सकता है तो कुछ और है। ओडी बाबा, बीच बीच में लैग आ रहा है। ओके, वन सेकेंड, आई विल रिफ्रेश माई पेज। अभी ठीक है? हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, रिफ्रेश करने पे सब ठीक है। यही मैं कहना चाहूँ कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे अलग अलग एरा में अलग अलग टाइप के आर्किटेक्चर बनाए। किसी किसी सिस्टम में कोई एक आर्किटेक्चर आया, किसी में दूसरा, किसी में दूसरा। देखो एक सिंपल सी चीज है, एक से काम चलता है, पर दूसरा क्यों, एक सिंपल सी चीज है कि होगा उसका डिजाइन बनाना आसान हो गया होगा, इसलिए किसी ने और ने वो लगा दिया। अभी भी लैग है, क्यों हो रहा है यार ऐसा? आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, इट्स ऑल कूल एट माय एंड, देयर इज। ग्रुप पे भी ऐसा किसी ने कुछ लिखा नहीं है कि अनअकैडमी साइट इज हैविंग एन इशू। वन सेकेंड, वन मोर टाइम आई विल रिफ्रेश। अभी देखो, बेहतर है? चल, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल, लुक एट दिस। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि एएलयू में ये दो इनपुट कहां से आए, कहीं से भी पता नहीं। ये दो इनपुट कहां से आए, एक जनरल पर्पस रजिस्टर या मेमोरी से, दूसरा एक्यूमुलेटर से। तो ये एएलयू का डिजाइन या इसकी जो दो इनपुट लाइंस हैं वो कहां से आने वाली है, इसके लिए हमें अलग अलग, या मतलब साइंटिस्ट ने अलग अलग आर्किटेक्चर्स बनाए, और ये सारे आर्किटेक्चर्स के नाम हैं। पहला है एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर। एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये वही कहता है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्या? कि एक इनपुट आपका एएलयू का एक्यूमुलेटर से ही जाना चाहिए, ये कंफर्म्ड, ये फिक्स है। दूसरा आप कहीं से भी ले सकते हैं, या तो आप जनरल पर्पस रजिस्टर से लें या फिर आप रैम मेन मेमोरी से उठाएं, जहां से उठाएं उठा लें। इस एएलयू में दो में से एक इनपुट एक्यूमुलेटर से ही जाना चाहिए। अगर ऐसा किसी ने आर्किटेक्चर डिजाइन कर दिया तो उस आर्किटेक्चर को एएलयू के क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर। बेसिक सा सिंपल सा इशू। तुषार, जरूरत नहीं है हमारे गेट के सिलेबस के लिए उसको समझने की। एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर समझ में आया? यस। एक्यूमुलेटर में एक टाइम पे तो एक ही टाइप की वैल्यू रहेगी बेटा, कि आपके पास दो वैल्यूज हैं, ए और बी, दोनों अभी आपके पास रैम में है। रैम के अंदर दो वैल्यूज हैं। आपको क्या करना है, आपको कुछ ये करना है, ए प्लस बी का रिजल्ट सी में कॉपी करना है। क्या आप ए और बी की वैल्यू डायरेक्टली एएलयू तक भेज सकते हैं मेमोरी से ही? है ऐसा प्रोविजन आपके आर्किटेक्चर में? नहीं है, नहीं है। मनीष जी, पहला इनपुट एक्यूमुलेटर में रहता है हमेशा, ओनली फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट इनपुट एक्यूमुलेटर में, सेकंड इनपुट यू विल टेक फ्रॉम द मेमोरी और रजिस्टर। ठीक है, तो पहला इनपुट आपको कहां से लेना है,
एक्यूमुलेटर से। क्या आप उस पहले इनपुट को ए से जो कि मेमोरी के अंदर है भेज सकते हैं एएलयू पे एडिशन के लिए? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? पहले आपको पहले ए को भेजना पड़ेगा एक्यूमुलेटर के अंदर। बोलो इतना समझ में आया ऐसा क्यों किया? फिर क्या आप अब एडिशन परफॉर्म कर सकते हो? ए की वैल्यू आपके पास आ गई एक्यूमुलेटर में जिससे आप डायरेक्टली एएलयू तक भेज सकते हैं। दूसरी, आप सेकेंड वैल्यू को कहां से ले सकते हो? जनरल पर्पस रजिस्टर या मेमोरी से ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। तो सेकेंड मेमोरी, सेकेंड वैल्यू आप मेमोरी से उठा सकते हो, बिल्कुल उठा सकते हो। तो क्या आप एक्यूमुलेटर प्लस बी कर सकते हो? बिल्कुल। पर रिजल्ट पहले कहां कॉपी होगा? एक्यूमुलेटर के अंदर। उसके बाद फिर इस रिजल्ट को हमें कहां कॉपी करके ले जाना पड़ेगा? मेमोरी के अंदर सी पे। तो ये 3 स्टेप में एक चीज परफॉर्म होगी जो आपने ये की थी। किस आर्किटेक्चर में? इसमें। हम्म पहले एक इनपुट एएलयू में भेजें, फिर वो एक्यूमुलेटर में फिर से इनपुट नहीं बेटा, वो एएलयू में नहीं जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली मेमोरी से इनपुट आने की प्रोविजन रहती है। और एक्यूमुलेटर से 2 आउटपुट जा सकते हैं, एएलयू में भी और एक कहीं और भी, जहां आप ले जाना चाहें। सिग्नल भेज के बता सकते हैं कि एएलयू में एक्यूमुलेटर का वैल्यू एएलयू में जाएगा, कहीं और जाएगा। एक्यूमुलेटर में कहां से आएगी वैल्यू? एएलयू वाली हो या वो कहीं और से भी आ रही, ऐसे करके। ठीक है। अच्छा, अवलप्रीत जी, आपको एक्यूमुलेटर की डेफिनेशन समझ में आई थी ये? अगर आएगी तो फिर आप ये वाली बात नहीं करेंगे। क्या चक्की का गेहूं डायरेक्टली आपके डब्बे में जा सकता है? आप ऐसी बात कर रहे हो? नहीं, पहले उस कपड़े में उसके चक्की वाले के डब्बे में ही रहेगा, उसके बाद ही तो जाएगा। ये आप देखो ना, एएलयू का रिजल्ट सबसे पहले एक्यूमुलेटर में ही आएगा, उसके बाद फिर वो सी पे जाएगा। ये चल, ये समझ में आया एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर। अभी सेकेंड आर्किटेक्चर होता है रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर। ये क्या कहता है? ये कहता है कि दोनों इनपुट जो एएलयू में आने चाहिए वो जनरल पर्पस रजिस्टर से ही आने चाहिए। जहां जितने भी जनरल पर्पस रजिस्टर है उनमें से किसी एक से पहला इनपुट, और दूसरा भी किसी एक जनरल पर्पस रजिस्टर से। रिजल्ट कहाँ जनरेट होगा? एक्यूमुलेटर में ही होगा। तो जनरल रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर क्या कहता है? जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है एएलयू में, आप डायरेक्टली कहीं और से वैल्यू नहीं ला सकते, पहले रजिस्टर में ही लाना पड़ेगा। अब बताओ कि अगर आपको वही सेम चीज a प्लस बी इक्वल टू सी करना है, क्या करोगे? क्या ए या बी दोनों में से दोनों वैल्यू डायरेक्टली एएलयू पे भेज सकते हो? नहीं। नहीं। तो पहले क्या करेंगे? ए की वैल्यू को किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में लाना पड़ेगा, कोई भी जो फ्री हो। फिर बी की वैल्यू को दूसरे किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में लाना पड़ेगा। उसके बाद ही उनमें एडिशन परफॉर्म हो सकता है, क्योंकि ये अब R1 R2 से वैल्यू जा सकती है। यस, गुड विशाल। बट रिजल्ट जनरेट कहाँ होगा? एक्यूमुलेटर में। फिर एक्यूमुलेटर से कहा जाएगा? सीधे। इज दैट फाइन? मोर नंबर ऑफ स्टेप्स। चलो, समझ में आया जनरल रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर? अच्छी बात है। फिर आता है रजिस्टर मेमोरी बेस्ड आर्किटेक्चर। इस रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर को और थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया गया कि नहीं नहीं, अब हम एक काम करेंगे, हम थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, बट सिर्फ एक इनपुट पे दे पाएंगे। सिर्फ एक इनपुट। पहला इनपुट तो रजिस्टर से ही आना चाहिए। दूसरा रजिस्टर या मेमोरी कहीं से भी ले सकते हो आप, जहां से आपको मर्जी हो। ठीक है। तो रजिस्टर मेमोरी बेस्ड आर्किटेक्चर का सीन ऐसा कुछ बनेगा कि आपके पास एएलयू में पहला इनपुट आना है, फर्स्ट इनपुट जनरल पर्पस रजिस्टर से ही आएगा। दूसरा इनपुट या तो जीपीआर से आ सकता है या फिर मेमोरी से आ सकता है, जहां से आपकी रिक्वायरमेंट हो। और दूसरा रिजल्ट जनरेट होगा एक्यूमुलेटर में। मतलब हमने अब क्या किया ना, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर दी।
वहां से यहां में फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर दी कि आप सेकेंड वाला इनपुट में ऑप्शन रख सकते हो। अगर आपका ऑपरेशन है कि इनपुट रजिस्टर से ही आएगा तो रजिस्टर से ले लो, आपका रिक्वायरमेंट है कि मेमोरी से आना चाहिए तो मेमोरी से ले लो, जहां से आपको लेना है दोनों में से कहीं से भी ले सकते हैं। बट पहला वाला तो रजिस्टर से ही आएगा, उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव नहीं। अब C इक्वल टू A प्लस बी कैसे परफॉर्म होगा? क्या पहला इनपुट में डायरेक्टली मेमोरी से ALU तक भेज सकता हूं? नहीं, पहले जनरल पर्पस रजिस्टर से चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले A को तो भेजेंगे R1 में। क्या सेकेंड वाला इनपुट मेमोरी से ले सकता हूं? हाँ जी। तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू जो R1 में है उसको तो हमने ALU में भेज दिया, बी को डायरेक्टली मेमोरी से ले लिया, रिजल्ट परफॉर्म कर एक्यूमुलेटर के अंदर, फिर एक्यूमुलेटर से कॉपी करा दो सी पे। आनंद, ऑल की बात नहीं होती बेटा, एक कंप्यूटर का डिजाइन एक आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है, ठीक है? तो दिस इज वन ऑफ द आर्किटेक्चर जिसके बेसिस पे आप एक कंप्यूटर का डिजाइन करेंगे, है ना? क्लियरली समझ में आया? चलो, साइंटिस्ट थोड़े स्मार्ट हो गए थे इस टाइम तक कि हाँ अब हम ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी वाला कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बना सकते हैं और उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, उसका हार्डवेयर बना सकते हैं और उसको डिजाइन भी कर सकते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है? बट और डिमांड आई, नहीं नहीं और कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाने का है और अच्छा बनाना है, तो इसको भी फ्लेक्सिबल बनाया गया, इसको भी फ्लेक्सिबल बनाया गया, तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम आर्किटेक्चर बनाया गया। इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम आर्किटेक्चर में क्या कहा गया कि आप एक काम करो, दोनों इनपुट को फ्लेक्सिबल, दोनों को फ्लेक्सिबल करो। अब ALU में दो इनपुट जाएंगे, दोनों में से दोनों आप जहां से चाहें वहां से ले सकते हैं, रजिस्टर या आर मेमोरी, दोनों में से दोनों। ये भी आप जनरल पर्पस रजिस्टर या मेमोरी से ले सकते हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आप दोनों इनपुट कहीं से भी ले सकते हैं, रिजल्ट तो पहले तो एक्यूमुलेटर में ही आएगा। अब C इक्वल टू A प्लस बी आसान हो गया, आप डायरेक्टली A प्लस बी कर सकते हो और मेमोरी से भेज सकते हो दोनों इनपुट को, पहले एक्यूमुलेटर में और फिर एक्यूमुलेटर से C पे भेज। कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसका डिजाइन करना ऑफ कोर्स टफ होगा, महंगा पड़ेगा, टाइम भी लगेगा, बट ऑफ कोर्स ये परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की कोशिश तो कर ही लेगा। इज दैट फाइन? सिंपल। चलो, एक और आर्किटेक्चर आता है स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर, जो हमारे सिलेबस में अभी है नहीं और इसका डिस्कशन भी बहुत डिटेल में है नहीं। ये कहता है कि ALU के दो इनपुट जो आएंगे वो दोनों के दोनों ही एक के बाद एक स्पेसिफिक स्टैक से आते हैं। एक डेटा स्टैक होता है जो रैम के अंदर होता है, वहां से। इसके बारे में डिटेल हमें पढ़ना भी नहीं है, समझना भी नहीं है, बस समझो स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर होता है जिसमें दोनों इनपुट मेमोरी के अंदर बने एक डेटा स्टैक से आते हैं और ALU में ऑपरेशन परफॉर्म होता है, पहले वो एक्यूमुलेटर में आता है, फिर वहां से वापस वो इस स्टैक पे चले जाता है। तो मेमोरी के अंदर ही स्टैक है एक छोटा, उस वहां से इनपुट आते हैं और आउटपुट भी वहीं पे चले जाते हैं। कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, हमको नहीं जानने का है ज्यादा, बस समझो कि स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर में दोनों इनपुट स्टैक से लिए जाते हैं ALU के। टाइप ऑफ आर्किटेक्चर्स कॉम्प्लेक्स भी हैं, रजिस्टर बेस्ड भी हैं और रजिस्टर मेमोरी बेस्ड भी हैं, अलग अलग टाइप के हैं। एक्यूमुलेटर डन, एक्यूमुलेटर से रिलेटेड आर्किटेक्चर्स डन। अब बात करेंगे प्रोग्राम काउंट, बट प्रोग्राम काउंटर को समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा कुछ और डिटेल। वो डिटेल कहाँ है बताते हैं। ये डेफिनेशन देखो,
इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अब ये क्या होता है, सबसे पहले हम वापस से समझते हैं कि रैम के अंदर रखा क्या होता है। बताओ रैम के अंदर क्या होता है? जो आपकी मेन मेमोरी है ना रैम, उसके अंदर रखा क्या होता है? मेन मेमोरी के अंदर वो प्रोग्राम होते हैं जिसको आप रन कर रहे हो सीपीयू के अंदर, और वो डेटा होते हैं जिस पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं प्रोग्राम के। जैसे अगर आप लोगों ने एक कोई भी प्रोग्राम रन करना है, सी लैंग्वेज का, जावा का, या फिर कोई और दूसरी एप्लीकेशन, तो उस प्रोग्राम का पूरा कोड डेफिनेटली लिखा होगा यहाँ पे, रैम के अंदर ही होगा, तभी तो वो सीपीयू उसको उठा उठा के रन करेगा। और इस प्रोग्राम को रन करने के लिए अलग से अगर डेटा चाहिए, वैल्यूज चाहिए, ऑपरेंड्स चाहिए, तो वो डेटा भी यहाँ रैम के अंदर होता है। अब प्रोग्राम में क्या होता है, प्रोग्राम में होते हैं छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस। एक एक इंस्ट्रक्शन आप समझ लो एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट जो आप लिखते हो, काइंड ऑफ वो इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू समझ सकता है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। यहाँ पे एक छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोग्राम के अंदर ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। एक एक करके सीपीयू उनको उठा उठा के ले जाता है सीपीयू के अंदर और एग्जीक्यूट करता है। अगर किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए डेटा चाहिए, तो सीपीयू डेटा मेन मेमोरी से उठा लेता है। अगर कोई डेटा रजिस्टर के अंदर ही है, जीपीआर में है, जनरल पर्पस रजिस्टर में, तो सीपीयू वहां से उठा लेता है। बट डेटा डेफिनेटली चाहिए होते हैं फॉर श्योर। एक सिंपल सा, जो पहली बार आपने कभी प्रोग्राम भी बनाया होगा दो नंबर्स को ऐड करने का, तो आपने कहीं दो वेरिएबल दिए होंगे ना, ए और बी, ऐसा कहीं तो लिखा होगा, लिखा होगा ना प्रोग्रामिंग में। तो अब ए और बी आपने प्रोग्राम तो लिख दिया, बट ए और बी जब डिक्लेयर किए तो ए और बी के वेरिएबल का डेटा भी तो होगा ना कहीं। उनको स्टोर करने के लिए भी तो जगह ली होगी ना। तो वो जगह कहाँ होगी, ये डेटा, डेटा जो लिखा है ना यहाँ यहाँ ये डेटा का मतलब है ऑपरेंड्स वैल्यूज, जो जिससे जिस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ताकि इंस्ट्रक्शन काम कर पाए, है ना। यस, इनपुट्स, इनपुट हो सकता है, आउटपुट भी हो सकता है कभी कभी, है ना। वेरिएबल सी लिया, उसमें आप आउटपुट कॉपी कर रहे हो, तो जो भी डेटा है वो यहाँ रहता है। चलो अभी बात करते हैं इस इंस्ट्रक्शन की। सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि जो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर रहा हूं उसका नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रक्शन मुझे एग्जीक्यूट करना है? उसके लिए सीपीयू के पास में ना एक रजिस्टर होता है जिसका काम ही यही है कि वो रजिस्टर वो वैल्यू स्टोर करके रखता है कि अब करंट वाला इंस्ट्रक्शन अगर तुमने खत्म किया तो नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन कौन से एड्रेस पे मिलेगा मेन मेमोरी के। अब तुमको सबको पता है एड्रेस क्या चीज होती है। मेन मेमोरी में ढेर सारे अलग अलग ऐसे सेल्स होते हैं, हर एक सेल के अलग अलग एड्रेसेस होते हैं। तो कौन सा वाला एड्रेस पे अगला वाला इंस्ट्रक्शन मिलेगा, इसकी जानकारी सीपीयू को कहां से मिलती है? सीपीयू के अंदर एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है, प्रोग्राम काउंटर, उससे। अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं कि ये है रैम जिसमें ढेर सारे एड्रेसेस है, 0 1 2 से लेके बहुत सारे। लेट्स अज्यूम ये प्रोग्राम मेमोरी के अंदर 500 एड्रेस से स्टोर्ड है। एक इंस्ट्रक्शन एक पूरे मेमोरी लोकेशन मेमोरी एड्रेस पे स्टोर्ड है, तो 500 पे पूरा इंस्ट्रक्शन ये वाला, 501 पे नेक्स्ट वाला, 502 पे नेक्स्ट वाला, एंड सो ऑन। ठीक है। जब पहली बार कोई प्रोग्राम रन होता है तो सबसे पहले वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पीसी को पहुंचाया जाता है। कैसे पहुंचता है हम देखेंगे बाद में, पर पीसी के पास में मिल जाता है कि ये प्रोग्राम रन करना है और सीपीयू पहला वाला इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है 500। अब ये प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, मेमोरी का एड्रेस स्टोर करके रखता है जहां पे अगला इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जहां रखा है उसका एड्रेस ये प्रोग्राम काउंटर में होता है। तो सीपीयू को पता चला, अच्छा प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 500, ठीक है, सीपीयू जाएगा 500 पे, ये एक इंस्ट्रक्शन यहाँ रखा होगा, उसको उठा ले आएगा। जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद में ये प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू अपडेट हो गई 501। उससे क्या होगा, उससे सीपीयू को पता चलेगा कि जब ये करंट इंस्ट्रक्शन मेरा खत्म हो जाएगा, अब उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहां से मिलेगा मेरे को, ये वाले से 501 से। तो सीपीयू उस एड्रेस पे जाएगा और उठा ले आएगा उसके एड्रेस के इंस्ट्रक्शन को। जैसे ये वाला इंस्ट्रक्शन जाएगा तो फिर पीसी की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होकर और 502 हो जाएगी। आ रही है बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं? तुम सब लोगों ने इंजीनियरिंग में वाइवा तो दिए होंगे, दिए ना वाइवा? वाइवा दिए हैं सब लोगों ने, खूब दिए, है ना। चलो अब इमेजिन करो कि यहाँ पे पूरी बैच बैठी हुई है, पूरी क्लास एक साथ यहाँ पे बैठी हुई है।
सीक्वेंस में रोल नंबर के हिसाब से। ये है वाइवा रूम, ठीक है, ये है वाइवा रूम। यहाँ पे है ये वाइवा कोऑर्डिनेटर जो कि टीचिंग असिस्टेंट होते हैं या फिर लैब असिस्टेंट्स होते हैं, जो टीचर की हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने में, या फिर जूनियर टीचर्स होते हैं कुछ जो हेल्प करते हैं कि हाँ भैया वाइवा में नेक्स्ट कौन जाएगा बच्चा उसका वाइवा हो। अब अज्यूम करो कि सिंगल सिंगल पर्सन का वाइवा हो रहा है ना, अज्यूम करो, ठीक है। रोल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू 10 रोल नंबर के वाइवा हो चुके हैं, 10 का वाइवा हो चुका है, 11 वाले को भेज दिया गया है ऑलरेडी। अब ये जो वाइवा कोऑर्डिनेटर है ना यहाँ पे, उसके पास एक लिस्ट होती है, लाइन से सारे बच्चों के रोल नंबर और नाम लिखे होते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, टिक कर दिया 1 2 3 4 5 अप टू 10, 11 को भी टिक कर दिया क्योंकि ये जा चुका है। उनके पास ना अब एक बुकमार्क टाइप यहाँ एरो लगा रहता है कि भैया नेक्स्ट किसको भेजना है, रोल नंबर 12। तो जैसे ही ये रोल नंबर 11 गया, उनके पास में नेक्स्ट वाला जो ये पॉइंटर है वो कहां पहुंच गया, 12 पे। जैसे ही रोल नंबर 11 का वाइवा खत्म होगा, वो चिल्लाएंगे रोल नंबर 12 गो इन, रोल नंबर 12 अंदर चले जाएगा। जैसे ही रोल नंबर 12 अंदर गया, ये इनका एक टिक मार्क हो जाएगा और ये पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा, इनका पेन आगे बढ़ जाएगा। चलो नेक्स्ट इज रोल नंबर 13। तो ये पॉइंटर आगे कब बढ़ा, आगे कब बढ़ा, जैसे ही वो बच्चा अंदर चले गया वाइवा के लिए तब बढ़ा ना। जैसे ही 11 वाला अंदर गया, पॉइंटर 12 पे पहुंच गया। जैसे ही 12 वाला अंदर गया, पॉइंटर 13 पे पहुंच गया। क्यों, ताकि पता रहे मुझे कि नेक्स्ट वाले स्टूडेंट किसको भेजने का है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो होता क्या है कि यही एग्जैक्टली ये जो पॉइंटर है ना वाइवा कोऑर्डिनेटर का, यही पॉइंटर पीसी है। ये प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होने के लिए गया, तो अब पीसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाती है सीपीयू के अंदर ही। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि प्रोग्राम काउंटर अब किसको पॉइंट करेगा, अगले वाले इंस्ट्रक्शन को, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एग्जीक्यूशन के लिए जा चुका है। फिर जैसे ही अगला इंस्ट्रक्शन गया, तो वो अगले अगले को। अब अगर ऐसा हुआ कि सर मेमोरी में आपने कल कहा था, आपने कल कहा था सर कि मेमोरी के अंदर एक एड्रेस पे एक ही बाइट स्टोर होती है, कहा था ना मैंने। लेट्स से एड्रेस 500 पे एक ही बाइट स्टोर होती है, एड्रेस 501 पे दूसरी बाइट स्टोर होगी, एड्रेस 502 पे तीसरी बाइट, एड्रेस 503 पर नेक्स्ट बाइट। अब मैं कहता हूं कि इंस्ट्रक्शन का साइज, जो एक इंस्ट्रक्शन का साइज है वो है 2 बाइट का। अब एक इंस्ट्रक्शन एक एड्रेस पे रख सकते हो क्या, एक इंस्ट्रक्शन को एक ही एड्रेस पे रख सकते हो क्या, नहीं, एक इंस्ट्रक्शन को दो एड्रेसेस पे रखना पड़ेगा। आधा 1 बाइट यहाँ पे, 1 बाइट यहाँ पे। तो अगर पहला वाला इंस्ट्रक्शन आपने यहां रखा है दो एड्रेसेस पे, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इनिशियली 500 थी, ओके, जब 500 से स्टार्ट होने वाला इंस्ट्रक्शन ये पूरा फेच होके चले गया सीपीयू के अंदर, तो अब पीसी की वैल्यू इंक्रीमेंट कितने से होगी, इंस्ट्रक्शन की साइज से। साइज क्या है, दो अलग अलग एड्रेसेस पे स्टोर्ड है, तो 502। मतलब कि अगर वाइवा में कोऑर्डिनेटर ने दो दो लोगों को एक साथ भेजा, रोल नंबर 11 12 दोनों चले गए, तो दोनों पे टिक मार्क होगा और पॉइंटर जो उनका पेन जो था वो 2 से इंक्रीमेंट होगा। अब नेक्स्ट कौन जाएगा, 13 से स्टार्ट होने वाले दो लोग। तो अगर इंस्ट्रक्शन का साइज ज्यादा है तो डेफिनेटली इंक्रीमेंट भी उतने से होगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो प्रोग्राम काउंटर में इंक्रीमेंट हर बार कितने से होता है, जो भी करंट इंस्ट्रक्शन उठाया है उतनी साइज से। पीसी इंक्रीमेंट्स बाय द साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन अभी करंटली गया है उसकी साइज से पीसी की वैल्यू। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करना है सीपीयू को, उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है। अगर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सीपीयू उठा के ले जाता है अपने अंदर, तो पीसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाती है। समझ में आई बात, आई बात समझ में। क्या कहा, जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन गया सीपीयू के अंदर, तो जो पीसी की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाती है इस इंस्ट्रक्शन की साइज से।
कि ये इंस्ट्रक्शन 2 बाइट का है तो 2 साइज से, अगर ये इंस्ट्रक्शन 4 अलग अलग एड्रेसेस पे स्टोर्ड है तो 4 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, बट हो जाएगी। डेटा और इंस्ट्रक्शन में अंतर समझो। अब आप लोग इंजीनियर होने वाले हो और आप लोग हो गए हो, आप चाहते हो कि आपको आईआईटी में जाना है, तो समझना पड़ेगा हर छोटी से छोटी चीज की। डेटा मतलब वो ऑपरेंड जिस पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि वो चीज जो कोड का पार्ट है, आपके प्रोग्राम का पार्ट है। ठीक है, चलो। अब आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो मैं आंसर नहीं कर रहा, नहीं करना चाहता हूं भी। क्यों? क्योंकि आपके आंसर्स अभी आपको मिलेंगे नहीं जब तक मैं कुछ अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर पोर्शन और चंक ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ा देता। आपको आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मैं समझाऊंगा तो भी नहीं समझ में आएगा तुमको। सर ये पीसी की वैल्यू पहली बार कौन सी आती है, कहां से आती है, अगर इंस्ट्रक्शन सारे खत्म हो गए तो फिर पीसी की वैल्यू कौन सी जाएगी, ये सारे आंसर आपको बाद में मिलेंगे, अभी नहीं। इनसे आपको समझने का कोई मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पीसीबी के अंदर नहीं होता है बेटा, पीसीबी तो रैम के अंदर यहां होता है। पीसीबी के अंदर पीसी की वैल्यू होती है जो यहां से उठ के जाती है सीपीयू के अंदर। ये प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है जो सीपीयू के अंदर है, एक हार्डवेयर है, स्टोरेज मेमोरी छोटी सी। पीसीबी इज जस्ट कंटेंट, वैल्यूज है जो यहाँ रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रहती है। पीसी एक हार्डवेयर है जो कि स्टोर करता है जो करंट प्रोग्राम चल रहा है उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। जो भी करंट प्रोग्राम सीपीयू रन कर रहा है उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, की जैसे ही सीपीयू ने करंट प्रोग्राम का करंट इंस्ट्रक्शन खत्म किया, अगला इंस्ट्रक्शन कहां से आएगा। सृष्टि जरूरत नहीं है अभी आपको ये चीज समझने की कि लास्ट इंस्ट्रक्शन आया तो कैसे आइडेंटिफाई होगा, फिर पीसी का क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, अभी नहीं समझेंगे, देखेंगे बाद में जब जरूरत लगेगी तब समझाऊंगा। अभी सिर्फ ये चीज समझो जो मैंने कहा है, अभी आपको समझ में भी नहीं आएंगी चीजें, है ना। क्वेश्चन अच्छा है, आप लिख सकते हो, कहीं साइड में जाके लिख सकते हो, 2-4 दिन 5 दिन के बाद में क्लियर हो जाएंगे। रजिस्टर किसके बने होते हैं सर? रजिस्टर बने होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स के। कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, लेजेस। चलो, अब अगले रजिस्टर पे बात करें। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वो रजिस्टर है जिसमें सीपीयू करंट इंस्ट्रक्शन को उठा के लाता है। मतलब आप समझ लो कि ये इंस्ट्रक्शन जो है वो है एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी बराबरी से बेइज्जती सीपीयू अपने अंदर ले जाके और करने वाला है। तो ये वो चेयर है जिसपे स्टूडेंट को बिठा के और बराबरी से उसकी बेइज्जती की जाती है। ठीक है, मैंने कहा सीपीयू क्या करता है, एक एक इंस्ट्रक्शन उठाता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर अगले को लेके जाता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, अगले को लेके जाता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू उठा के लेके जाएगा उसको सीपीयू कहां रखेगा? स्पेशल रजिस्टर में रखेगा जिसका नाम है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब ये फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, ये इसके लिए ना आपको डिजिटल लॉजिक पढ़ना पड़ेगा। डिजिटल लॉजिक पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब कुछ समझ लो हार्डवेयर होता है यार, इतना कहां डिटेल जा रहे हैं। So instruction register is used to store the current instruction to be executed in CPU. जो भी current instruction CPU में जाता है वो CPU के अंदर IR में रहता है, instruction register में रहता है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि सीपीयू को पता चलना चाहिए ना कि स्पेशल महाराज पधारे हैं, इनकी स्पेशल खातिरदारी करनी है, इन्हीं की खातिरदारी करनी है। तो सीपीयू को पता होना चाहिए कि यहीं पे मेरा इंस्ट्रक्शन उठा के मैं लेके आया हूँ, अब इसी को एग्जीक्यूट करना है। इसीलिए स्पेशल सीट दी जाती है कि भैया तुम्हारी स्पेशल खातिरदारी होगी। नेक्स्ट, स्टैक पॉइंटर। अब इसका डेफिनेशन मैं बताऊंगा बस, इसका क्या यूज होता है वो बाद में देखेंगे, है ना। ओनली डेफिनेशन, जब कोई प्रोग्राम रन होता है तो मेन मेमोरी के अंदर उस प्रोग्राम का होता है एक कंट्रोल स्टैक। अब ये स्टैक जो है वो वाला नहीं है जो स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर का था, वो अलग है, ये अलग है। ये हर एक प्रोसेस का एक एक स्टैक होता है जो भी रन कर रहे हो ना प्रोसेस। जैसे कि आपने अभी करंटली अगर मेरा लेक्चर
किसी भी इस पर्टिकुलर ऐप पे देख रहे हो आप, वेब पे देख रहे हो या ऐप पे देख रहे हो, तो जो भी ऐप रन कर रहे हो आप, उसका भी अपना एक स्टैक होगा मेन मेमोरी रैम के अंदर। जो भी, अगर आप अनअकैडमी की ऐप पे देख रहे हो तो उस पे, वेब पे देख रहे हो तो उसका, अगर वो रनिंग है तो रैम के अंदर उसका एक स्टैक बना होगा, ताकि वो प्रोसेस रन कर पाए, वो प्रोग्राम रन कर पाए। तो उसके प्रोसेस का ये जो स्टैक होता है, इस स्टैक की जानकारी सीपीयू के अंदर चाहिए, ताकि जब प्रोसेस रन हो और स्टैक की एक्सेस हो तो सीपीयू को पता चले कि इस करंट प्रोसेस का स्टैक है कहां। ठीक है, तो ये जो करंट प्रोसेस का स्टैक कहाँ है, इसके लिए एक एसपी पॉइंटर होता है, एड्रेस स्टोर करता है ये, और ये एड्रेस स्टोर करता है इस स्टैक का। अब जिसने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है उसको पता है कि स्टैक में फॉलो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच, है ना, लीफो अप्रोच। जो सबसे लास्ट में आपने इंसर्शन किया है उसे हम बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट, कहते हैं ना। ये सबसे लास्ट में जो इंसर्ट किया है उसको बोलते हैं टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट। ये टॉप का एलिमेंट कहां पे स्टोर्ड है, बस उसी का ही एड्रेस जो है वो इस एसपी में रहता है। स्टैक पॉइंटर क्या करता है, स्टैक का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो किस एड्रेस पे स्टोर्ड है मेमोरी के अंदर, उसका एड्रेस यहां इस एसपी में रहता है। ये लिखा, स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक, ताकि इसको स्टैक को एक्सेस किया जाए। अब क्यों किया जाए, कब किया जाए, बाद में देखेंगे, अभी नहीं, है ना। अब आप बोलोगे सर हर चीज बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब देखो एक चीज बताता हूं मैं हर बार हर बैच स्टार्ट करने के पहले यही बोलता हूं कि ये जो कोर्स है ना, सीओए सीखना इज लाइक अ थ्रिलर मूवी को देखना। अब थ्रिलर मूवी में सारे सस्पेंस पहले दिन या पहले वीक में खुल नहीं जाते, ठीक है। ओके, कोई भी थ्रिलर मूवी के पहले हाफ में या फर्स्ट पार्ट में आपको सारे राज नहीं खोल दिए जाते। अगर खोल दिए जाओगे तो फिर आखिरी तक देख नहीं पाओगे। ऐसा ही यहां भी है। तो थोड़े सस्पेंसेस रहेंगे, बट वंस द टाइम विल कम ऑल दो सस्पेंसेस विल बी रिवील्ड। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, होगा। जो मैं कह रहा हूं उसको अभी पहले याद रखो, जो मैंने कहा है अभी याद रखो। फिर जब सही टाइम आएगा तो इन सबको मैं प्रूव भी करूंगा और रिलेट भी करूंगा, तब जाके क्लैरिटी आएगी। अच्छा हाँ, सबने बताया था ऐसा होता है, हाँ हाँ हाँ, ऐसा होता है, एग्जैक्टली, तब मजा आएगा। हाँ, मजा भी आएगा, लाइव लेक्चर का मजे ही अलग होते हैं। हिंदी तो डेफिनेटली मेरी भी मदर फादर सिस्टर ब्रदर सबकी टंग है। मेरी खुद की भी है, तो डेफिनेटली थोड़ा तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्लैग या स्टेटस रजिस्टर। अब ये क्या होता है फ्लैग रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर? बड़ा सिंपल सा फंडा है। जब आपने हमसे सीखा कि एएलयू दो इनपुट लेता है कहीं से, तो जो भी आर्किटेक्चर का है रूल उसके अकॉर्डिंग एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसका रिजल्ट जनरेट होता है और ये रिजल्ट जाता है एक्यूमुलेटर के अंदर। बट एएलयू दो टाइप के आउटपुट जनरेट करता है। अब बोलोगे हैं, हाँ, क्यों? ये एएलयू रिजल्ट और रिजल्ट का स्टेटस दोनों जनरेट, क्या होता है स्टेटस बताता हूं, बट ये रिजल्ट का स्टेटस स्टोर होता है एक अलग से स्टेटस रजिस्टर। देखो साइंटिस्ट भी है इंजीनियर, और इंजीनियर ना एनालिसिस करने से दूर नहीं जाते। हर चीज का एनालिसिस करना है, मतलब एएलयू रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं उसका भी एनालिसिस करना है। अरे हम तो घर से निकलने वाले लड़के को भी एनालाइज कर लेंगे, अच्छा चल दिए, कहाँ चल दिए, सेंट लगा के परफ्यूम लगा के, है ना। तो फिर ये तो एएलयू का रिजल्ट है, इसको तो हम डेफिनेटली क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे ही करेंगे। बट इसकी एनालिसिस की जरूरत क्यों है? देखो ऐसा है ना कि ये जो एएलयू रिजल्ट जनरेट कर रहा है किसी ऑपरेशन से, इसकी एनालिसिस हम यहाँ रखेंगे। ये रिजल्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसका भी एनालिसिस रखेंगे। अच्छा इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में कहीं कैरी तो नहीं आ गया, उसका भी स्टेटस यहां पे रखेंगे। तो रिजल्ट आएगा यहां पे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी आपने किया उसका रिजल्ट यहां आ जाएगा, बट रिजल्ट का स्टेटस यहां जाएगा कि स्टेटस मतलब
स्टेटस मतलब रिजल्ट जीरो है कि नॉन जीरो है, रिजल्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, रिजल्ट में कैरी आया कि नहीं आया, ये सब यहां रखेंगे। स्टेटस ऑफ द रिजल्ट, जिसे हम बोलते हैं स्टेटस रजिस्टर या फ्लैग रजिस्टर। अब हर एक टाइप के स्टेटस के लिए एक एक बिट, हर एक स्टेटस के लिए एक बिट, जीरो है कि नहीं है उसके लिए अलग बिट, साइन क्या है उसके लिए अलग बिट, कैरी क्या है उसके लिए अलग बिट, ऐसे अलग 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 बिट्स होती है ढेर सारी। अब ये सीपीयू टू सीपीयू, आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है, बट बेसिक तो यही है। जेड क्या बताएगा, जीरो और नॉट, नॉन जीरो है या जीरो है रिजल्ट, ये जेड बताएगा। एस क्या बताएगा, साइन बताएगा कि साइन क्या है, जो रिजल्ट जनरेट हुआ उसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सी ए इज फॉर कैरी, कि रिजल्ट में कैरी आया या नहीं आया। इस तरीके से अलग 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 फ्लैग्स होते हैं, हर एक फ्लैग स्पेसिफिक एक स्टेटस स्टोर करके रखता है। अब ये स्टेटस क्यों रखेंगे, इन स्टेटस को ना हम यूज करते हैं कंडीशन चेकिंग में। किस चीज के लिए, कंडीशन चेकिंग के लिए। दीज आर यूज्ड फॉर कंडीशन चेकिंग। जैसे कि आपने प्रोग्राम में लिख दिया कि भैया बताओ ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं, आपने कंडीशन चेक करने के लिए प्रोग्राम में लिखा, इफ के अंदर लिखा कि ए ग्रेटर देन है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, है ना, आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि एएलयू में भेजोगे ए और बी और इनका सब्ट्रैक्शन करा दोगे। क्या करा दोगे, सब्ट्रैक्शन। अब अगर ए माइनस बी का रिजल्ट जो आया वो नॉन जीरो आया, हाँ मतलब ए ग्रेटर देन बी है तभी तो नॉन जीरो आए, ए ग्रेटर देन बी है, ए माइनस बी करने पे भी नॉन जीरो रिजल्ट आया, मतलब ए बड़ा है बी से पक्का। और अगर जीरो या माइनस में आ गया तो फिर नहीं है, मतलब कि आपको क्या करना है, नॉन जीरो रिजल्ट देखना है और वो भी पॉजिटिव का, पॉजिटिव नॉन जीरो अगर रिजल्ट आता है ए माइनस बी का, इसका मतलब जी हाँ, पर कैसे, आपने यहां पे परफॉर्म किया, ठीक है, पहले तो जीरो फ्लैग सेट देखो कि जीरो है कि नॉन जीरो, अच्छा नॉन जीरो है, फिर स्टेटस देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, साइन साइन भी पॉजिटिव है, मतलब हाँ ए ग्रेटर देन बी जीरो था। तो आपका एएलयू कंडीशन चेकिंग कैसे करता है, इसके थ्रू, स्टेटस रजिस्टर्स के थ्रू, जो भी कुछ आपकी कंडीशन चेकिंग में होगा वो एएलयू में परफॉर्म होके और उसकी स्टेटस रजिस्टर की चेकिंग से होगा। कुछ भी, कुछ भी, साइन से भी कर सकते हैं बिल्कुल, पर अगर जीरो आया आंसर तो फिर ए और बी दोनों बराबर हुए तो ए की वैल्यू भी 5, बी की वैल्यू भी 5, 5 माइनस 5 जीरो, तो पॉजिटिव भी तो रहेगा ये। फिर क्या कर लेंगे, दोनों को देखना पड़ेगा, नॉन जीरो भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए, तब जाके ए ग्रेटर देन बी होगा, इक्वल टू भी नहीं है। आई बात समझ में, अरे इतना डिटेल में नहीं जाना है, मैंने खाली एग्जाम्पल दिया है, याद नहीं रखना है ये एग्जाम्पल, खाली समझने के लिए कि ये स्टेटस रजिस्टर यूज क्यों होता है, ताकि कोई भी कंडीशन चेकिंग अगर करनी है तो वो इस स्टेटस रजिस्टर के थ्रू होती है ना। ठीक है, आई बात समझ में, इज दैट क्लियर। हर एक एएलयू के इनपुट आउटपुट के लिए ये स्टेटस चेक होता रहता है, हर बार चेंज होते रहता है। ठीक है, चलो आगे के रजिस्टर्स और देखते हैं, तो इस रजिस्टर में हम स्पेसिफिक यही इंफॉर्मेशन रखेंगे, ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर हो गया हमारा एक और। आगे का रजिस्टर आया हमारे पास एड्रेस रजिस्टर या एमएआर। डेफिनेशन रीड करो जरा, अरे इतना हमें डिटेल में नहीं जाना बाबू, तुषार बाबू, जो भी है, सृष्टि तुषार, नहीं सोचना, जो भी आएगा जीरो होगा वन होगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखो, एड्रेस रजिस्टर का काम क्या है, मेमोरी पे एड्रेस भेजने का काम है ना। आपको समझाता हूं कैसे काम करता है, पहले ये समझ लो। डेटा रजिस्टर या एमडीआर या एमबीआर का मतलब क्या होता है, काम क्या होता है, मेमोरी पे डेटा भेजने का भी और मेमोरी से डेटा रिसीव करने का भी, है ना। चलो आप लोगों को कल का कंसेप्ट पता है जो मैंने आपको बसेस का कंसेप्ट बताया था,
सबको पक्का? दो टाइप की बसेस होती है मैंने कहा था, दो टाइप की बसेस होती है मैंने कहा था, है ना? दो की तीन? थ्री टाइप्स। व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ बसेस? कौन कौन सी बसेस है जरा बताओ? एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। क्या करती हैं ये तीनों बसेस? बोलो भाई। एड्रेस बस एड्रेस लेके जाती है मेमोरी तक सीपीयू से। डेटा बस, डेटा मेमोरी तक लेके भी जाती है, वापस भी लाती है। और कंट्रोल बस, कंट्रोल सिग्नल्स को लेके जाएंगे, जो भी कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो, है ना? चलो, आज इस कंट्रोल बस के बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग पब्लिक व्हीकल बसेस में गए हो कभी? ट्रैवल किया है? आपके सिटी में पब्लिक बसेस चलती हैं? है ना? चलती होंगी ना? आपके घर के सामने से आपको लेके जाती है या बस स्टॉप तक जाना पड़ता है? उतने अमीर नहीं है सर। अरे उतना क्या होता है, बस में तो ट्रैवल कर सकते हो ना कम से कम। पर ये बताओ कि आपके घर पे बस लेने आती है या आपको बस स्टॉप तक लेके जाना पड़ता है ना? बस स्टॉप तक जाना पड़ता है ना? बस वैसा ही सीन है कि इस एड्रेस बस में अगर एड्रेस को बिठाने का है ताकि वो मेमोरी तक जाए, तो सीपीयू को पहले एड्रेस को बस स्टॉप पे भेजने का है। बस स्टॉप क्या है? एड्रेस रजिस्टर। बस स्टॉप क्या है? एड्रेस रजिस्टर। तो एक एड्रेस रजिस्टर होता है यहाँ पे, जिस एड्रेस रजिस्टर से ये एड्रेस बस डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है। और कोई भी एड्रेस अगर सीपीयू को मेमोरी तक भेजना है, वो रजिस्टर किसी भी रजिस्टर में हो, सीपीयू के किसी भी रजिस्टर में कोई भी एड्रेस है, अगर उस एड्रेस पे सीपीयू को मेमोरी पे एक्सेस करना है, उस एड्रेस पे सीपीयू को मेमोरी पे एक्सेस करना है, मतलब वो एड्रेस सीपीयू को मेमोरी तक भेजने का है, वो किससे जाएगा? एड्रेस बस के थ्रू। बट वो पहले एड्रेस बस से पहले एआर में आता है, एड्रेस रजिस्टर में आता है, और फिर वहां से एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी तक जाता है। तो सर्किट जो बना होता है ना सीपीयू के अंदर का रजिस्टर्स का, वो ऐसा होता है कि पहले रजिस्टर्स, किसी भी रजिस्टर से एड्रेस आएगा एआर में, और फिर वहां से एड्रेस बस के थ्रू मेमोरी तक जाएगा। इसीलिए इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है एआर का, यूज्ड टू सेंड एड्रेस टू मेमोरी। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? इज दैट क्लियर एवरीवन? If everyone is clear to this, then definitely we'll go for the next topic. Next thing is data bus. नहीं क्लियर नहीं है? अच्छा क्लियर क्यों नहीं है बताओ एक बार जरा। अच्छा, वो नो गलती से आ गया। एक कैरेक्टर टाइप होता है तो ठीक है, बट दूसरा वाला भी, एम के बाद ओ भी टाइप हो गया और फिर एंटर भी हो गया, तीन कैरेक्टर कैसे टाइप हो गए? सर, अरे पर सजेशन को तो भेजना भी तो पड़ता होगा। सजेशन को भेजने के लिए भी तो टैप करना है। चलो कोई बात नहीं। अरे ठीक है, ओके। अब देखो मेरी क्लास में अगर आए हो ना, तो थोड़ा सा तो रोस्टिंग सीखनी पड़ेगी, मतलब रोस्टिंग झेलने के लिए आदत बनानी पड़ेगी, वरना तुमको मजा नहीं आएगा, है ना? ओके चल। जीवन ने रोस्ट कर दिया है, अब आदत है, नहीं अभी और ज्यादा रोस्ट होना पड़ेगा जब तक रोना नहीं आए। जीवन ने तुमको भून दिया है, अब हमको तलेंगे, है ना? चल, what data bus does? Data bus carries the data from CPU to memory. अगर राइट ऑपरेशन है तो मैंने कहा था कि मेमोरी में अगर लिखना है यहां पे, तो डेटा सीपीयू भेजेगा किसके थ्रू? डेटा बस के थ्रू। बट अगर
डेटा को रीड करना है मेमोरी से, तो डेटा मेमोरी से आएगा और कहां पे जाएगा, सीपीयू के अंदर जाएगा। अगर डेटा रीड है या राइट है, दोनों बार डेटा जाएगा कहां से, इस डेटा बस के थ्रू जाएगा। और अगर डेटा बस के थ्रू जाएगा तो इसका भी तो बस स्टॉप चाहिए। ये बस का एक बस स्टॉप तो है, वो बस स्टॉप का नाम है डेटा रजिस्टर। बट ये डेटा रजिस्टर बस स्टॉप जो है वो टू वे है। इस बस स्टॉप से आप बस ले भी सकते हो मेमोरी तक जाने के लिए, और मेमोरी से आने के टाइम पे बस स्टॉप भी यही है, यहां पे ड्रॉप करेंगे। यहां पे सिर्फ वन वे बस आएगी, यहां से आपको मेमोरी तक लेके जाएगी, रिटर्न वाली नहीं आएगी। यहां से आपको दोनों टाइप की बस मिलेगी, जाने की भी और आने की भी, यहीं पे उतार के जाएगी। आई बात समझ में? इज दैट क्लियर? ठीक है, अब बात चली ही है तो आप पूछोगे सर फिर ये कंट्रोल बस कहां से आता है। तो ये कंट्रोल बस डायरेक्टली जो आता है, काफी सारे सिग्नल जो इधर जाते हैं ना मेमोरी की तरफ, वो आते हैं कंट्रोल यूनिट से, वो जनरेट करती है। और कुछ सिग्नल मेमोरी के भी आते हैं जो डायरेक्टली सीपीयू के सर्किट तक जाते हैं। ठीक है, कुछ और कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो मेमोरी से इधर जाते हैं, वो खाली सीपीयू तक पहुंचते हैं, कहां से किधर से क्या नहीं समझने का, बस पहुंचते हैं सीपीयू तक। ये कौन से सिग्नल हैं जो मेमोरी से सीपीयू की तरफ दूसरे कंट्रोल सिग्नल पहुंचते हैं? दो सिग्नल के नाम मैंने बताए होंगे शायद तुमको, एमडीआर एडीआर। अरे कैसा बात करता तुम, यही तो लिखा है मैंने, डेटा रजिस्टर, एमडीआर, एमबीआर भी तो नाम दिया था मैंने इसका, मेमोरी बफर रजिस्टर भी तो यही है, यही है ना, यही है। एमबीआर, एमडीआर, डीआर सब यही है। नहीं, एमडीएच नहीं है, अलग से मसाले की हर जगह जरूरत नहीं पड़ती। मम्मी के जैसा बिहेव मत करो यार, मम्मियाँ ही देखी है मैंने मसाला लगाने वाली। आप वही सॉफ्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं क्या? नहीं बेटा, बस ये जो मैंने यहाँ लिखा है आप इतना डाउनलोड कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। चल, लुक एट दिस। क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा। एक सीपीयू है जिसमें हर एक इंस्ट्रक्शन 4 बाइट का है। ओके, द प्रोग्राम, एक प्रोग्राम रखा हुआ है जिसमें टोटल 200 इंस्ट्रक्शंस हैं, और उसका एड्रेस रखा हुआ है 500 से स्टार्ट होके। तो इन सारे इंस्ट्रक्शंस के एड्रेसेस मुझे बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, आप लोग आराम से सुनिए सिर्फ। मेमोरी के अंदर एक प्रोग्राम रखा हुआ है, इस प्रोग्राम में कितने इंस्ट्रक्शंस हैं? 200, I1 से लेके I200। तो I1 इंस्ट्रक्शन यहां रखा हुआ है, I2 नेक्स्ट पे, I3 उसके नेक्स्ट पे, I4, I5, ऐसे टोटल 200 इंस्ट्रक्शंस रखे हैं, लाइन से सीक्वेंस में रखे होंगे पक्का, ये कंफर्म्ड है ना। अभी ये प्रोग्राम मेमोरी में किस एड्रेस से स्टार्ट होता है? 500 से। तो डेफिनेटली पहले ही इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा? 500। बट अच्छा एक बात बताओ कि पहला इंस्ट्रक्शन क्या एक ही मेमोरी एड्रेस पे रखा होगा? नहीं ना सर, 4 बाइट का है, 4 बाइट का है तो 4 लोकेशन लगेगी, 4 लोकेशन लगेगी, 4 लोकेशन आर नीडेड। तो फिर बताओ I2 कहां से स्टार्ट होगा? तो I2 का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा? 504। I3 का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा? 508। इसका 512, इसका 516। चलते जाएगा। I1 का है 500, I2 का है 504, I3 के लिए 508, 4 के लिए 12, 5 के लिए 16। अब बताओ I1 का स्टार्ट एड्रेस क्या है? एड्रेस ऑफ दिस 500, इसका 516। तो I120 का क्या होना चाहिए? 120 है, 200 नहीं है बेटा। अभी देखो सिंपल सी बात है, नंबरिंग 0 से स्टार्ट नहीं हुई है, 1 से हुई है।
इसलिए 500। 2 के लिए 4, 3 के लिए 8, 4 के लिए 12। तो मल्टीप्लाई बाय 4 तो कर ही रहे हैं, बट नंबर 4 से नहीं, नंबर 3 से। मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन नंबर 5 का कर तो रहे हो, पर किससे? 4 से, स्टार्टिंग फ्रॉम 500। तो इसका एड्रेस क्या होगा? अगर मैं इंस्ट्रक्शन नंबर IN देखूं और उसका एड्रेस देखूं, तो वो होना चाहिए 500 से स्टार्ट होना है, प्लस n-1 इंटू 4। इज दैट फाइन? 500 प्लस 5 - 4, 4 + 4 16, ये एड्रेस आ गया। I-20 अगर इंस्ट्रक्शन का है तो 119 इंटू 4, बताओ। $976। सिंपल है। चलो अब इसका आंसर आप बताओ मेरे को। सोचो जरा थोड़ा आराम से, उसके बाद आंसर करो। क्या क्वेश्चन में दे रखा है? सेम चीज है, सीपीयू 4 बाइट इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम वही 200 इंस्ट्रक्शंस है, 500 से स्टार्ट हो रहा है इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, सारे, है ना? व्हाट शुड बी द पीसी वैल्यू? प्रोग्राम काउंटर होल्ड क्या करके रखता है, ये बताओ पहले। प्रोग्राम काउंटर होल्ड क्या करता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, है ना? व्हेन इंस्ट्रक्शन I6 विल बी एग्जीक्यूटिंग इन सीपीयू, क्या मतलब समझते हो इस लाइन का? जब इंस्ट्रक्शन नंबर 6 सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा है, हिंदी मतलब समझेंगे तो पीसी की वैल्यू क्या होगी जब इंस्ट्रक्शन 6 सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट करने जा चुका है? अगर ये एग्जीक्यूट करने जा चुका है तो पीसी शुड स्टोर एड्रेस ऑफ I7, इजंट इट? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, बस तो I7 का एड्रेस बता दो कितना आएगा। I7 का एड्रेस होगा 500 प्लस 7 - 1 इंटू 4, 524 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आपको एक चीज समझानी है, वो बहुत जरूरी है। आप सब लोगों का एम है कि आपको गेट निकालना है, आप सब लोगों का एम है कि बहुत अच्छे मार्क्स भी लेके आने हैं, और उसके लिए जो चीज आपको उन 3 आवर्स में करनी है गेट की एग्जाम में, वो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और क्वेश्चन सॉल्व तब होंगे जब आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े या समझे अगर क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो फिर अभी में और आज से 5 महीने बाद के आपके वर्जन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप उतने ही मार्क्स लेके आओगे जो आज एग्जाम देने पे लाओगे, क्योंकि आप में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। चाहे कितने ही अच्छे टॉपिक पढ़ लो, चाहे कितने अच्छे टीचर से पढ़ लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंटिल यू विल रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड इट। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस कोर्स में जब आप क्विजेस लिखोगे या मेरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको हर पल ये रियलाइज करवा दूंगा मैं कि जब तक क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं, उसका उत्तर सही मिला नहीं। फिर आप बोलोगे सर ये वर्ड तो देखा ही नहीं मैंने। आई हैव सीन द पीपल हु विल रीड द क्वेश्चन, वहां पे लिखा है नॉट ट्रू, उसको पढ़ काम कर दिया, एंड आई एम लाइक क्यों नहीं देखा बेटा? वो नॉट के सामने, आपके आंखों के सामने पर्दा आ गया था नॉट देखते देखते, कि नहीं सर वो ना समझ में नहीं आता हमको, है ना? ना समझ नहीं आता सर। व्हेन विल इंस्ट्रक्शन I6 एग्जीक्यूटिंग इन सीपीयू का आंसर अलग होगा ना, मींस 520। क्यों निकी, ऐसा क्यों?
जब इंस्ट्रक्शन I6 ऑलरेडी एग्जीक्यूट होने चला गया है सीपीयू के अंदर, तो इसका मतलब है कि पीसी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा। जब I6 एग्जीक्यूट अभी शुरू ही नहीं हुआ है तो उसके पहले के ऑफ कोर्स 520 रहेगा। बिफोर I6 का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स, डेफिनेटली 520 रहेगा, तभी तो उसके उस एड्रेस पे रखे हुए I6 को उठा के लेके आएगा सीपीयू। बट जैसे ही I6 को लेके गया सीपीयू अपने अंदर और एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया, लिखा है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन I6 विल बी एग्जीक्यूटिंग इन सीपीयू। जब भी I6 सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होगा तब पीसी की वैल्यू 524 होगी। नहीं, अभी भी कोई डाउट है? किसी को भी नहीं? तो मेरा कहने का मतलब इतना ही था कि क्वेश्चन को पूरा क्लियरली पढ़ो। बाकी लोगों के कंपैरिजन में अगर लेट से आंसर आता है ना तो चलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी देखे हुए हैं और फिर आंसर कर रहे हैं, और उनको क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं डेटा भी चेंज कर दूंगा ना तो वो भी गलत है आंसर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो वही आंसर देना जो मैंने करवाया। आप दूसरों के चक्कर में मत करो। ठीक। निखिल, अगर I200 एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो जो भी नेक्स्ट सीक्वेंस में एड्रेस आएगा वही रहेगा जब तक कि I200 पूरा खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल ले लेता है और फिर नया प्रोग्राम लोड करता है। हाँ जी बिल्कुल विशाल जी, यही तो है। बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स -1 इंटू ईच एलिमेंट का साइज। रिलेटिव इंडेक्स -1 हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स 1 से है, इसलिए लोअर बाउंड 1 है, बस। ये बताओ। वन नहीं है बेटा, आई है, आई। वेरिएबल आई। यू नीड टू गिव मी अ फॉर्मूला। एक सूत्र लिख के देना होगा आपको मुझे। इंस्ट्रक्शन 6 एग्जीक्यूट हो रहा था तो 6 × 4 था। ये देखो, इंस्ट्रक्शन 6 अगर एग्जीक्यूट हो रहा था तो पीसी की वैल्यू 6 + 1। I7 एग्जीक्यूट होना था। I7 का एड्रेस था 7 - 1 इंटू 4 इंटू प्लस 500। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 500 प्लस I इंटू 4। अरे I+1 क्यों होना चाहिए? इंस्ट्रक्शन I अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो I+1 का एड्रेस होना चाहिए। I+1 का एड्रेस होना चाहिए कहाँ पे? पीसी के अंदर। अब I+1 का एड्रेस कैसे निकालोगे? 500 प्लस I+1 -1 इंटू 4। ट्विंकल जी समझ में आया? अच्छा, एक और डिस्क्लेमर दूंगा। माइनस क्यों? अरे यहाँ पे आप बताओ 7 - 1 क्यों किया? आप I7 का अगर एड्रेस निकाल रहे हो तो I7 -1 क्यों किया? करना था ना। I1 का एड्रेस 500 से स्टोर हो रहा है, I0 का नहीं। I2 का 504 से, I3 का 508 से, I4 का 512 से। हाँ जी, अरे सॉरी क्यों बोलने का है? इट इज ओके। अभी तुम ऐसा कुछ कर रहे हो, बाकी लोग सुन रहे हैं। आधे से ज्यादा लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, बट वो डर रहे थे कि गलती से हम पूछ लेंगे तो सर मजे ले लेंगे।
और बाकी लोगों को क्या लगेगा? अरे क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, ये लोग तुमसे कनेक्टेड भी नहीं रहेंगे, इन लोगों ने तुम्हारी शक्लें भी नहीं देखी एक दूसरे की, क्या ही कर लोगे, इनसे क्या डरना, ये सब भी उतने ही चमन है जितने तुम हो, तो इतना टेंशन मत करो। विशाल जी, बिफोर का ऑप्शन आता ही नहीं है। अरे मैंने देखा है कि स्टूडेंट डाउट इसलिए नहीं पूछते हैं कि बाकी लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अरे क्या सोचेंगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे, इनके सोचने से क्या फर्क पड़ता। बोलो, सोचते हैं? नहीं ना, जब तक तुम अच्छा रिजल्ट रिजल्ट नहीं लाते हो ना, अच्छा अच्छा कमाने नहीं लग जाते हो, तब तक कोई नहीं पूछेगा। अरे मेरे को नहीं पूछते थे, अब तुम लोग मेरे को पूछते हो क्योंकि हाँ ठीक है, आई आई हैव अ प्रोलॉन्ग्ड करियर इन द सेम फील्ड, मुझे नॉलेज हो गया है। पर जब तुम्हारे लेवल का था तब मेरे भी घर वाले थोड़ी पूछते थे मेरे, कौन पूछ रहा, कौन हो तुम, क्या किया तुमने ऐसा जो तुमको पूछा जाए। यू हैव टू प्रूव समथिंग कि हाँ आई हैव आल्सो डन समथिंग गुड, तब जाके पूछेंगे। फिर ठीक है, टेंशन करो क्या लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत बन गई अब तो मार्केट में, बनाओ तो पहले, फिर टेंशन लेना इस चीज का। ओके, तो हो गए, ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। हमारा टाइम बिल्कुल आएगा, तभी तो तुम्हारा टाइम बनाने के लिए ही तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, यही तो मेरा काम है। ओके चलो, अभी इस क्लास की जो पीडीएफ में लेके आया हूँ, इसमें क्वेश्चन है डीपीपी क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब इनके आंसर आपको कब मिलेंगे? इनके आंसर मिलेंगे आपको हर फोर्थ क्लास में। आज सेकेंड क्लास है, जितनी भी क्लास तीन स्टार्टिंग की तीन क्लास में मैं डीपीपी दूंगा, आपको उसके सारे सॉल्यूशन एक साथ हम एक क्लास में करेंगे, वो है हमारी फोर्थ क्लास, है ना? तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हुए लेके आएंगे, ठीक है? चलो, बट उसके पहले मुझे कुछ आपको समझाना पड़ेगा, है ना? वो क्या है? वो ये है कि हो सकता है कि हर एक इंस्ट्रक्शन का साइज इक्वल ना हो, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? कोई कयामत नहीं आएगी। अज्यूम करो ये एक प्रोग्राम, है ना? यहाँ पे इंस्ट्रक्शन 1 रखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम 500। अब ये इंस्ट्रक्शन 1 जो है, इसकी साइज है 2 बाइट्स की। इतनी 2 बाइट की। तो बताओ I2 कौन से एड्रेस से स्टार्ट होगा? 502 से, है ना? उसके बाद क्या, अगर लेट्स से I2 का साइज 4 बाइट्स का हुआ तो I3 कहां से स्टार्ट होगा? 506 से। I3 का साइज एक ही बाइट का है, I3 इज जस्ट 1 बाइट। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहां से स्टार्ट होगा? I4 507 से। I4 इज 3 बाइट साइज। A5 कहां से स्टार्ट होगा? 510 से। 5। अब ये बताओ कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या क्या होगी जब ये सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे? क्या प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू कभी भी 501 होगी? 501 हो सकती है प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू? नहीं। क्यों? अगर 500 पे रखा हुआ इंस्ट्रक्शन फेच हुआ, इसकी साइज 2 बाइट की है, तो पीसी वैल्यू ऑटोमेटिकली 2 से अपडेट होके यहाँ पहुंचेगी। फिर नेक्स्ट अपडेशन कितनी साइज से होगा? 4 से। तो क्या कभी भी पीसी की वैल्यू अभी इस प्रोग्राम के लिए 503 4 5 होगी? कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। पीसी की वैल्यू 506 जाएगी डायरेक्टली। पीसी की वैल्यू इनिशियली आएगी 500, फिर 502, फिर 506, फिर जाएगी 507, फिर 510 एंड सो ऑन। इज दैट फाइन? चलो, अब पूरे कोर्स के दौरान मैं कभी कभी आप लोगों को कुछ छोटी छोटी चीजें समझाऊंगा।
ये कैपिटल बी कभी अगर मैंने लिखा तो ये हमेशा बाइट को डिनोट करेगा, स्मॉल बी लिखा है तो बिट्स को डिनोट करेगा, हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन में भी ऐसा हो सकता है कि पूरा बिट्स या बाइट ना लिखते हुए कैपिटल कैपिटल बी या स्मॉल बी लिखा हुआ, तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ये इंटरनेट क्लेम करने वाले ना आपको बोलते हैं सर आपके 16 एमबीपीएस की स्पीड आएगी, चमन बनाते हैं आपको, बिट्स बोलते हैं ये। मेगा बिट्स पर सेकेंड, हाँ बिल्कुल, वो बाइट नहीं है, मेगा बिट्स है। अगर बाइट में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 8 करना पड़ेगा, पता है ना सबको, एक बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो वो एक्चुअली 2 मेगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड है, पर वो नंबर ज्यादा बड़ा करने के लिए वो बिट्स में ऐसे कर देते हैं, है ना। चलो, अभी आप लोगों को और थोड़ी सी चीजें पता है क्या? मिली क्या होता है? मिली सेकेंड अगर हम देखें तो 10⁻³ है ना। माइक्रो सेकेंड क्या होता है? 10⁻⁻6। नैनो सेकेंड क्या होता है? 10⁻⁻9। ठीक है, बस इतना बहुत है, इससे ज्यादा जाने का नहीं है। बट सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम बच्चों को आती है ना, वो आती है कन्वर्जन में, कि माइक्रो से मिली, मिली से माइक्रो, नैनो से मिली, मिली से नैनो कैसे कन्वर्ट करना है। इसके लिए ना मैंने एक बार लास्ट ईयर एक क्लास ली थी, और उस क्लास को आपको सुनना है, ठीक है। ये छोटे से बड़ा डिवाइड, अरे ये तो तुम क्विक नहीं कर पाओगे ना बेटा, इतना सोचने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो मैं एक क्लास आपको बताता हूँ, आपको 10-15 कुछ मिनट्स स्पेंड करने हैं। बट ये कन्वर्शंस की पूरी एक लिस्ट मैंने बता रखी है कि कैसे कैसे कहाँ से कन्वर्ट होगा, थोड़ा सा आप उसको रीड करिए, समझिए, तो आपको पूरा डिटेल में ना ये याद रह जाएगा। मैं उस क्लास की लिंक आपको देता हूँ, क्योंकि ये कन्वर्जन में बहुत लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होता है। सर यहाँ से ये कन्वर्जन कैसे हुआ पता नहीं चला, सर मेगा को आपने मिली में कैसे कन्वर्ट करा दिया, ये कहाँ से आ गया सर। तो ये सब मैं ना एक दे रहा हूँ, वही तो मैं ढूंढने जा रहा हूँ बेटा, कहाँ गया कहाँ गया। मैंने एक कोर्स पढ़ाया था, वो कोर्स जो है, सर एक इंस्ट्रक्शन की साइज बेटा बाइट्स में या बिट्स में किसी भी तरीके से हो सकती है, वो डिपेंड करता है। एक बिट की तो पक्का नहीं होती, बिट से ज्यादा ही होती है, एक बिट से तो ज्यादा ही होता है, एक इंस्ट्रक्शन का साइज जो है एक बिट से ज्यादा होता है। कि ये क्लास पिंडअप है ना। 13 मिनट ऑनवर्ड्स आप इस क्लास को देखिएगा। इसमें मैंने यूनिट कन्वर्जन चार्ट बता रखा है, कैसे आप यूनिट करते हैं कन्वर्ट, ठीक है। बहुत सारी छोटी 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 चीजें बता रखी हैं, देख लीजिएगा। तो आगे का मत देखना, कोई खास काम आएगा नहीं आपको, क्योंकि आगे का बाकी तो मैं पूरा आपको पढ़ा ही दूंगा, ठीक है। चलो, तो जो मैं सोच के आया था उतना आपको हो गया है। मैंने कहा था कि हम इस बार कोर्स को थोड़ा जल्दी पढ़ लेंगे। हाँ जी, एक और अपडेट है आप लोगों के लिए, आई डोंट नो इफ आई बी एबल टू टेक मंडे क्लासेस और नॉट। क्यों? क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है ऑफिशियल काम से, ऑफिस की ही तरफ से, थोड़ा बाहर 2 दिन के लिए। तो आई डोंट नो इफ आई बी एबल टू टेक क्लास मंडे एंड ट्यूसडे। मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। बट उसके पहले आप पहले ये बताओ, आप में से कितने लोग मेरे वीडी स्पार्टन ग्रुप पे एडेड नहीं है? कितने लोग एडेड नहीं है? अगर आप में से एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, जो लोग भी एडेड नहीं है वो सब लोग क्या करेंगे, इस पे मैसेज करेंगे कि विश्वदीप सर के ग्रुप पे ऐड कर दिया जाए टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ग्रुप है वीडी स्पार्टन नाम से, टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, ये है आईडी, इस आईडी पे मैसेज कर दो, ठीक है।
आपने फर्स्ट क्लास में कहा था इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर टाइम पे डिसाइड होता है, तो सर इंस्ट्रक्शन साइज फिक्स्ड हुआ ना? निखिल जी, इंस्ट्रक्शन का साइज जो है वो फिक्स नहीं होता है, बट एक टाइप का इंस्ट्रक्शन फिक्स हो जाता है। क्या आपने कहा एडिशन टाइप का कभी भी इंस्ट्रक्शन बनेगा तो वो 2 बाइट का ही बनेगा, बट अगर कॉम्प्लीमेंट टाइप का बना, वंस कॉम्प्लीमेंट टाइप का, तो वो 1 बाइट का बन सकता है। ये सिर्फ प्लस मेंबर के लिए है, एक्सक्लूसिव, और इसमें आप ऐड नहीं हो सकते, जो वीडी स्पार्टन ग्रुप है वो। टेलीग्राम पे मैसेज करना है, टेलीग्राम ऐप आती है ना, ये है आईडी। आईडी ये टेलीग्राम आईडी है, सर्च करिए, वीडी टीम के नाम से होगा, वीदीप टीम के नाम से आईडी, इस पे आप मैसेज करिए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, उस पे आपको ऐड कर दिया जाएगा, वीडी स्पार्टन ग्रुप का नाम। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जाए आप इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा, डिटेल कुछ पूछेंगे आपसे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्लस के मेंबर नहीं हैं, तो भी वो बोल देते हैं कि ऐड कर दो, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें कॉशियस होना पड़ता है कि सिर्फ प्लस के ही मेंबर वहां पहुंचे एक्सक्लूसिव एक्सेस के लिए। ठीक है विशाल जी, प्लस, अरे प्लस आइकॉनिक दोनों के लिए रे बाबा, सेम टू सेम। यू आर द अपर, यू आर हैविंग अपर हैंड। जैसे 4 बाइट इंस्ट्रक्शन लिखा है तब भी पीसी वैल्यू +4, और 4 बिट लिखा है तब भी पीसी वैल्यू +4। ओबेद जी, अगर पीसी वैल्यू 4 बिट लिखा है तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये एक इंस्ट्रक्शन कितने स्पेस पे स्टोर्ड है, 4 बिट। अब एक लोकेशन पे तो आप पूरा 8 बिट स्टोर कर सकते हो, बिट की देखा जाए तो, है ना? 8 बिट होती है ना एक बाइट में, होती है ना? तो एक लोकेशन पे तो आप 8 बिट स्टोर कर सकते हो, तो +1 करने से काम हो जाएगा। हाँ जी, लर्निंग का काम खत्म हो गया अनमोल जी, आप छोड़ सकते हो क्लास। उस वीडियो में आप काफी अलग लग रहे हैं, चश्मा का डिफरेंस है। वो वीडियो पिछले 21 का है, 1 साल पुराना है, मार्च 21। आप डीएल के लिए किसको रिकमेंड करेंगे? आप बीवी रेड्डी सर को सुनिए बेटा, डीएल के लिए बीवी रेड्डी सर को सुन लीजिए। ओबेद जी, हाँ जी, अरे पहले ओबेद का ये डाउट सॉल्व करने दो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट डाउट है, सुनो। ये देखो जरा, ये देखो, ये एक लोकेशन पे मैं 1 बाइट रख सकता हूं, है ना? एक मेमोरी एड्रेस पे 1 बाइट, 1 बाइट का साइज कितना होता है बेटा बिट्स में? 8 बिट्स, है ना? अब आपने कहा कि एक इंस्ट्रक्शन को आप सिर्फ 4 बिट पे ही रख सकते हो, तो 4 बिट तो पूरी इसी लोकेशन पे आ जाएगी, एक इंस्ट्रक्शन। तो अगला इंस्ट्रक्शन कहां से स्टार्ट होगा? 501 से। आपको जब भी इंस्ट्रक्शन की साइज दी जाए ना, तो आप जनरली इन ऑल द केसेस आप उसको बाइट में देखोगे कि बाइट के लिए कितना लगता है, जितनी बाइट के लिए लग रहा है उतने में रख दो, अगर उससे कम में लग रहा है तो वो बची हुई जगह खाली। ठीक है, बोर्ड में पढ़, आपसे पढ़कर अलग ही मजा आ गया सर, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट लर्निंग करते रहो यार, बस लर्निंग करते रहो। और किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो आई विल क्लोज द सेशन। मैं दूसरा इंस्ट्रक्शन नहीं रख सकता क्या उस 4 बिट में? बिल्कुल नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते, वरना हमारा सीपीयू कंफ्यूजिया जाएगा कि उसको अगला इंस्ट्रक्शन कहां पे मिलेगा। जब आप इस इंस्ट्रक्शन के 4 बिट के लेके गए तो 4 बची हुई बिट भी चली जाएंगी दूसरे इंस्ट्रक्शन की, सीपीयू कंफ्यूज आ जाएगा कि 4 बिट का इंस्ट्रक्शन है, ये 4 बिट अलग से कहां से आई। सर उस ग्रुप पे कैसे ऐड होंगे? उस ग्रुप पे ऐड होने के लिए आपको टेलीग्राम पे मैसेज करना पड़ेगा, जो मैंने आईडी बताई उस पे, आईडी बताई थी ना, वीदीप10, उस पे मैसेज करो टेलीग्राम पे जाके कि प्लीज ऐड मी इन विश्वदीप सर्स प्लस ग्रुप। ये देखो सृष्टि ने पेस्ट किया है। बस कुछ इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, प्रूफ मांगा जाएगा कि आप प्लस के आइकॉनिक मेंबर हैं, आपको ऐड कर देंगे। कर दिया, अच्छी बात है फिर। परसों क्लास नहीं है कोई? मिस एस, मुझे नहीं पता है, इसीलिए मैं कह रहा था कि मंडे को क्लास होगी या नहीं होगी, इसका मैं आपको नोटिफिकेशन जो है वो वीडी स्पार्टन कि मैं ले पाऊंगा या नहीं, अगर नहीं ले पाया तो कैसे उसको रिशेड्यूल करना है वो मैं बता दूंगा। इज माई स्टेटमेंट करेक्ट? वेर इज योर स्टेटमेंट? कहाँ गया?
अगर 9 बिट एड्रेस दे रखा दिया है तो कंसिडर 2 बाइट्स। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल एरा, बिल्कुल सही बोला आपने। एक इंस्ट्रक्शन का साइज 9 बिट का है। डाउट ऑल्सो विल डिस्कस इन ग्रुप। ऐश्वर्या, अगर डाउट क्लास के बाहर आते हैं और लगता है कि डाउट ग्रुप पे पोस्ट किया जा सकता है, कर दो। मैं नहीं तो कोई ना कोई तो और देख ही लेगा। सीओए के बाद कौन सा कोर्स लेंगे आप? पता नहीं है। अभी तो 2 कोर्स वैसे ही चल रहे हैं, डीबीएमएस चल रहा है, सीओए चल रहा है। सीओए चलेगा नवंबर तक। उतना दूर का मैं नहीं सोचता, कोर्स के लिए तो नहीं। हो सकता है डेटा स्ट्रक्चर फिर से स्टार्ट किया जाए, या फिर मैं आपके लिए 23 के लोगों के लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस ले आऊं। टीओसी नहीं पढ़ाता बेटा मैं यार। अभी देखो पोल करूंगा ना, तो सबको सब कुछ चाहिए। कोई बोलेगा रैंक इंप्रूवमेंट बैच लेके आओ, कोई बोलेगा सर ओएस पढ़ाओ, कोई बोलता है डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा दो। अकेला मैं कैसे कैसे पढ़ाएंगे? अरे पोल करने में मेरे को पता है सबकी अपनी अपनी डिमांड। तुम्हारा बस चलता है तो तुम मेरे को फ्लाइट टिकट करके और घर बिठा लो अपने, सर मेरे को पर्सनल पढ़ाओ यहीं पे। आप ओएस दिस इज योर फर्स्ट हिंदी क्लास? नहीं, मैंने 21 गेट के लिए ऑलरेडी 20 गेट के लिए हिंदी क्लासेस ली थी, बट इस सीजन की पहली हिंदी क्लास है बिल्कुल। ओवर नहीं, ओवर पावर्ड नहीं है एक्चुअली। आप लोग क्या सोचते हो, आपके लिए क्या दिखता है? वन ऑन वन रिलेशनशिप है आपके लिए तो, है ना? मैं और टीचर एक। आपके लिए तो वन ऑन वन है, मेरे लिए वन टू मेनी है। इतने हैं यार, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, अब किसको किसको क्या बताऊं मैं, क्या क्या। सभी बराबर है मेरे लिए तो। हाँ, वो बात अलग है, जो गिफ्ट्स भेजेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप सब बराबर हो। यस, तो वो सबको सब कुछ अलग अलग टाइम पे चाहिए, तो वो सब तो मैं फुलफिल नहीं कर पाता हूँ, कोशिश करता हूँ। हम आ जाए? नहीं, नहीं चाहिए, तुम नहीं चाहिए मेरे को। गिफ्ट भेज दे वही बहुत है भाई। When will CO get over? 7th of November लास्ट डेट है इसकी। 7th नवंबर। लैपटॉप से इमोजी कैसे सेंड होते हैं? लैपटॉप से इमोजी सेंड करने के लिए पता नहीं क्या करना, कोई तो बटन प्रेस करनी पड़ती है, विंडोज और डॉट। ये देखो। Now class over? Yes, Era. Class is over. I'm just talking to the people if they have some kind of other questions. CO extend भी हो सकता है? नहीं, extend नहीं करूंगा, उसके पहले finish कर दूंगा। Ideal path for gate थर्ड ईयर से या थर्ड सेमेस्टर से? विशाल, मैंने आपको शायद कल भी कहा था कि 1 घंटा आपको कोडिंग जरूर करनी है, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में ही हो तो। एक कोर्स पर डे करो या 2 कोर्स पर डे करो, जैसे भी आपका टाइम मैनेज होता है गेट का। बट 1 आवर 1 आवर पर डे आपको कोडिंग के लिए देना है। पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, उसके बाद में फिर कोड करो, डेटा स्ट्रक्चर सीखने के बाद उसकी कोडिंग सीखो, कुछ भी करके 1 घंटा कोडिंग प्रैक्टिस करनी है। ट्विंकल जी बिल्कुल पूछिए, जो भी क्वेश्चन है आपका बिल्कुल पूछ सकते हो। क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? गेट 23 ऑल्सो वी नीड टू कोड 1 आवर एवरी डे। एरा, आप अगर फाइनल ईयर में है तो मत करिए, क्योंकि इस अभी गेट का रैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप थर्ड ईयर में ही हैं तो शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। इस बार अगर आप एक कोर्स कम पढ़ के जाओगे चलेगा, बट कोडिंग प्रैक्टिस प्रोलॉन्ग्ड होगी तो ज्यादा फायदा हो। अगर आप थर्ड ईयर में ही हैं तो यू कैन स्टार्ट नाउ। इफ यू आर फाइनल ईयर और पास्ड आउट, नो प्रॉब्लम, you can go ahead with the current preparation and then next जब भी गेट का एग्जाम खत्म होगा उसके बाद फिर पूरा टाइम दे दो। कोडिंग कहाँ से सीखें? पहले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो। अब ये देख लो यार, थोड़ा एक्सप्लोर कर लो, आपके आसपास कोई अगर अच्छा सिखाने वाला है तो वहां से सीख लो। बाय डिफॉल्ट एक मेमोरी सेल इज 1 बाइट। जी ओबे जी, बिल्कुल सही समझा आपने, बाय डिफॉल्ट 1 बाइट का होता है। बट दूसरे भी अलग मेमोरी डिजाइन होते हैं जिसमें एक से ज्यादा बाइट का भी हो जाता है, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट भी होता है। उस मेमोरी के बारे में करेंगे बात बात। गुड आफ्टरनून कौशल। 1 बाइट, 1 बाइट।
एक बाइट 8 बिट का कम से कम एक सेल होता है, दैट इज द रेगुलर वन। ओके मैम, सृष्टि, बाय बाय। चलिए मैं भी क्लोज करता हूँ सेशन को। ओके, और मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में हम थोड़ा सा और पेस पिकअप करेंगे और कोशिश करेंगे ज्यादा चीजें कवर कर पाए, है ना। धीरे धीरे करके आपको भी डाइजेस्ट करने को और ज्यादा कंटेंट मिलेगा। अभी थोड़ा स्लो कर रहा हूँ इसलिए ताकि ताकि थोड़ी चीजें डाइजेस्ट करने में और रिकॉल करने में आपको आराम मिले। जब आप मुझे लगेगा कि हाँ आपका लेवल अच्छा अब हो गया है तो फिर बढ़िया। प्रैक्टिस कहाँ से करें अभी? क्विजेस, क्विजेस के अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। और किस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है पहले ये बताओ, विच सब्जेक्ट प्रैक्टिस यू वांट? सीओए की? सीओए तो अभी अभी सीख ही रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मैं देता ही रहूंगा। ये क्या रहे, ऐसे क्वेश्चन है ये देखो, ये जब जब जिस चीज की जरूरत लगेगी मैं देता रहूंगा। और जब भी आपको लगेगा कि हाँ वो और क्वेश्चन करने कर लेंगे, सी एन एल्गो जो भी क्वेश्चन चाहिए, ग्रुप में ऐड हो जाओगे ना आप लोग। उसके बाद ग्रुप के जो एडमिन है जो आपको ऐड करेंगे उनको टैग करो और बोलो कि इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के। और क्वेश्चन ढेर सारे ग्रुप पे रखे हुए हैं, आप फाइल सेक्शन में जाएंगे ग्रुप के तो मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं वहां पे। बस डीपीपी ना अभी, हाँ अभी तो डीपीपी ही करो, उतना ही काफी है। जब जरूरत लगेगी तो और क्वेश्चन जहां से जैसे लगेंगे मैं बताता रहूंगा। सीओए के लिए तुम अलग से कुछ मत सोचो, मैं बोलूंगा आपको कि आपको क्या करना है। जब मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ आपको बता दूंगा। ग्रुप का नाम नहीं है बेटा, वो एक सिंगल पर्सन का आईडी है। वीदीप 10 जो है ना, टीम वीदीप 10, वो मेरे असिस्टेंट हैं, पीयूष सर हैं उनका नाम, वो आपको ऐड करेंगे। ठीक है। अरे तो अब इतनी जल्दी थोड़ी आएगा यार, वो भी बंदा बेचारा काम वाला बंदा है ना। वो एमटेक कर रहे हैं अभी ट्रिपल आईटी बैंगलोर से। और उनका प्लेसमेंट हो चुका है ऑलरेडी 30+ एलपीए पे। और वो कहाँ हुआ है, मैथवर्क में। प्लस उनको इंटर्नशिप भी लगी है अमेजोन, 1 लाख पर मंथ की। तो वो भी यार अपने ही काम करता है, शाम में दोपहर में, एक दिन के अंदर अंदर आप ऐड हो जाओगे नेक्स्ट क्लास के पहले पहले, है ना। चलो, ओके, मिलते हैं आप लोगों से सबसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज सीखते रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय। माइक्रो ऑपरेशंस पार्ट 4 अभी देखना है क्या? नहीं नहीं, अभी क्यों देखना है? ऐश्वर्या जी ये पार्ट, ये वाला जो है ना, मैंने आपको लिखा है कि आप 13 मिनट से आगे का लेक्चर देख लेना जहां पे मैंने यूनिट कन्वर्जन सिखाया है कि मिली माइक्रो, माइक्रो से मिली, मेगा से यू नो गीगा, गीगा से मेगा कैसे कन्वर्ट करना है वो। 13 मिनट के ऊपर आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। वो इसलिए बताया है, कुछ 5-6 मिनट 10 मिनट का एक्सप्लेनेशन है जिसमें यूनिट कन्वर्जन की डिटेल है ना। चलो ओके, बाय बाय बाय।